So, Assalamu alaikum everyone. So, let's start our today's lecture. Just for a recap, in last class we studied about the sequence models और हमने देखा कि sequential models कैसे use होते हैं और उनकी utility क्या है. How they solve the problem that traditional NLP models या traditional convolutional neural networks faced while processing textual inputs. Or then we saw that sequence models actually are designed to handle multiple variable length of inputs. उनकी आप इनपुट की लेंथ जो है वो वेरिएबल रख सकते हैं, अनलाइक CNN जिसमें आपको थोड़ी सी स्टैटिक डिफाइन करना पड़ता है एक्सटेंट ऑफ डेटा. एंड इसके अलावा ये बहुत सारे और मसले आपके हल करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं कुछ हद तक वो हैंडल कर रहे हैं थ्रू देयर हिडन स्टेट. तो हमने देखा कि हिडन स्टेट जो है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इज पास्ड ऑन एट ईच टाइम स्टैम्प. आपने पहला वर्ड इनपुट में दिया, फिर आपने दूसरा इनपुट में दिया, फिर तीसरा इनपुट में दिया, और इसके साथ साथ आप जब करते जा रहे हैं ये सारी इनपुट्स, तो इफ यू रीच टू द 10th इनपुट, तो 10वीं इनपुट पे आपके पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल 10 इनपुट्स इज देयर इन द हिडन स्टेट. बट इस सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिनेरियो, इसके अंदर देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप 10वें स्टेप पे पहुंचे और आपने 10वां वर्ड इनपुट में दिया और उस टाइम पे आपने मॉडल से फॉर एग्जांपल कहा कि अब इसका सेंटिमेंट प्रिडिक्ट करो, तो जो 10वां लफ्ज है उसका इंपैक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड क्योंकि वो 10th टाइम स्टैम्प पे आखिरी वर्ड इनपुट हो रहा है, और जो पिछले 9 अल्फाज हैं वो कम्युलेटिव कंप्रेस्ड एक हिडन स्टेट में अवेलेबल है. दिस इज अ प्रॉब्लम विद दैट सीक्वेंशियल मॉडल कि वो 10 का इंपैक्ट ले या 9 का इंपैक्ट लेके 10वें टाइम स्टैम्प तक पहुंच तो गया है, बट दैट इज अ क्यूमुलेटिव इंपैक्ट. टोटल लमसम इंपैक्ट है उन 10 या 9 अल्फाज का टू जनरेट समथिंग फॉर 11th टाइम स्टैम्प. अगर आप लैंग्वेज जनरेशन कर रहे हैं तो 11वां वर्ड जनरेट करने के लिए आपको पिछले 10 का सिर्फ क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिल रहा है, राइट? जो कि नॉट रिकमेंडेड फॉर या नॉट ऑप्टिमम टू जनरेट नेक्स्ट टोकन. इतना अच्छा मॉडल नहीं है. वाई? कि हो सकता है कि 11वां जो टोकन जनरेट होना है उसकी कोरिलेशन पहले 2 लफ्ज से बहुत ज्यादा थी, ना कि पिछले 2 अल्फाज से. मतलब वो फर्स्ट और सेकंड वर्ड पे इट वाज मोर डिपेंडेंट. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जुमला लिख रहा हूं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, आई वर्क एट अ लार्ज टेक्निकल कंपनी, आई स्पीक इंग्लिश एंड डैश. अब ये जो नेक्स्ट वर्ड इम्प्लिसिटली अगर मैं बोलूं कि मैं पाकिस्तान से और मैं बोलने लगा हूं कि मैं फ्लुएंट हूं इन इंग्लिश एंड, तो यू कैन प्रिडिक्ट इन योर माइंड के आई वुड से उर्दू, राइट? मैं पाकिस्तान से हूं तो इंग्लिश और उर्दू में प्रोफिशिएंट हूंगा. अब उर्दू प्रिडिक्ट करने के लिए लैंग्वेज मॉडल को पता होना चाहिए कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. वो जो पहले तीसरा जुमला चौथा लफ्ज था आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट उर्दू एट दी 14th टाइम स्टैम्प. जबकि आरएनएन के अंदर ये जो पाकिस्तान, आई वर्क इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई वर्क इन दिस एंड आई स्पीक इंग्लिश एंड, तो बीच में अगर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जो आया है वो किसी काम का नहीं है ये उर्दू प्रेडिक्ट करने के लिए, राइट? एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद सीक्वेंशियल मॉडल्स कि वो ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट पिक एंड चूज कि अच्छा ये टोकन जनरेट करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट है, ये टोकन जनरेट करने के लिए चौथा इंपॉर्टेंट है, ये टोकन जनरेट करने के लिए 10वां इंपॉर्टेंट है, तो अब नेक्स्ट वर्ड जनरेट कर, राइट? तो ये चैलेंज एड्रेस करने के लिए a new model was proposed by the name of transformers. तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है इट्स अ एंटायरली डिफरेंट आर्किटेक्चर कंपेयर टू आरएनएन जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, एंटायरली डिफरेंट आर्किटेक्चर कंपेयर टू सीएनएन जो कि हमने उससे एक दिन पहले स्टडी किया था. So this architecture works in entirely different manner compared to your normal recurrent or convolutional neural networks. So let's see what these transformers are. फर्स्ट हाफ में हम इस ट्रांसफॉर्मर की एक थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि हाउ डू दे वर्क. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट every large language model today is based on transformer architecture.
तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझ आ गया है तो आपको एटलीस्ट फाउंडेशन समझ आ गई है लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम कर रहा है, राइट? देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स अबाउट लैंग्वेज मॉडल एलएलएम की, और बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्मर के बाद शुरू होंगी, तो हम उनको कल देखेंगे। तो आज के दिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर समझ लेते हैं तो आपको कोर समझ आ जाएगी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, राइट? सो वी हैड स्टडीड, और आपने भी पिछले अपने इस 1-2 महीने के कोहोर्ट के अंदर देखा कि देयर आर डिफरेंट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल फॉर डिफरेंट टास्क, राइट? कंप्यूटर विजन के लिए जनरली हम CNN इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हमने जिस तरह से रिकरेंट नेटवर्क्स पढ़े या LSTM के हमने नोटबुक की थी। स्पीच के लिए जनरली डीप बिलीफ नेटवर्क्स इस्तेमाल हुआ करते थे बैक इन बिफोर 2020। ट्रांसलेशन के लिए भी हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल बनाते थे। वो जो रिकरेंट के ही एक वेरिएंट होता था, बट कन्फिगर्ड एज एन एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, जो कि हमारी एजेंट्स की प्रोग्रामिंग होती है, उसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिदम इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट टास्क हैं, ये परफॉर्म होते थे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, राइट? 2020 से पहले, जबकि ट्रांसफॉर्मर लाइमलाइट में नहीं आया। ट्रांसफॉर्मर का जो पेपर था दैट वाज पब्लिश्ड इन 2017। अगर आप लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, यू कैन रीड दैट पेपर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पेपर का टाइटल है अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो दैट्स अ बेसलाइन पेपर जो डीप गूगल डीप माइंड में इट वाज पब्लिश्ड बाय देयर टीम। इंसिडेंटली जिन्होंने पेपर लिखा था उनमें से प्रॉब्ली आज सिर्फ एक गूगल में काम कर रहा है, बाकी सारों ने गूगल छोड़ दी हुई है। सबके अपनी अपनी स्टार्टअप्स हैं या किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। एनीवेज, so attention is all you need was published in 2017। 2020 में यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में GPTs started coming, right? So generative pre-trained transformer, they took the main limelight, or based on transformers, of course. That is what GPT stands for, generative pre-trained transformer. So it's a generative model that is pre-trained based on transformer. The name GPT का यही मतलब है। So 2020 से पहले everything was done for using a different model. After 2020 we can do all of those tasks जो कि पिछली स्लाइड पे लिखे थे using just one architecture, and that is transformer. So आप कंप्यूटर विजन के टास्क, नेचुरल लैंग्वेज के टास्क, reinforcement learning के टास्क, all of the tasks can be performed, sequence to sequence modeling के टास्क आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वो आप सारा का सारा पाइपलाइन बना सकते हैं उसको। You can develop or train a transformer architecture to do image classification. You can have a very good accuracy. They are beating CNNs as well in some of the use cases. So right now, most of the deep learning community is focused on using transformers just due to कि हमने उन LLM की दुनिया में we have excelled so much. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसफॉर्मर की बेसिस क्या है। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, पेपर का नाम जो था दैट वाज अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज अटेंशन। जो मैंने जिक्र भी पहले किया था कि अगर मैंने उर्दू का वर्ड प्रेडिक्ट करना है तो आई नीड टू अटेंड टू द वर्ड पाकिस्तान। So if I'm able to attend to that word, I can predict English and Urdu next, right? तो अटेंशन का ओरिजिन भी यहीं से है कि लैंग्वेज जो है वो अटेंशन मांगती है। वंस वी आर टॉकिंग, वंस वी आर राइटिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर इम्प्लिसिटली वी अटेंड टू समथिंग वी हैड सेड बिफोर। 10 सेकंड पहले अगर मैंने बात की होगी तो अगर मैं उससे रेलेवेंट बात करने लगा हूं तो मेरी अटेंशन ब्रेन के अंदर इम्प्लिसिटली उस बात पे चली जाती है और मैं उसको रिकॉल करके या उसको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम लिख रहे होते हैं तब भी हम यही करते हैं। जब मैंने ईमेल करनी है किसी को और उस ईमेल के अंदर मैंने पहले सब्जेक्ट को लिखा है, आई रोट अ सब्जेक्ट विच इज माय इंटेंट, उसके बाद मैंने कोई वेलकम के कलमात लिखे हैं, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो आई वुड अटेंड टू द सब्जेक्ट कि अच्छा इस बारे में बात करना चाह रहा हूं तो मैं आगे करना शुरू कर दूंगा, राइट? सो दैट इज ऑल व्हाट वी डू व्हाइल वी आर टॉकिंग, व्हाइल वी आर राइटिंग, व्हाइल वी आर रीडिंग। पढ़ रहे होते हैं तब भी हमारा ये मकसद होता है। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मशीन ट्रांसलेशन का एक आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एज जस्ट एन एग्जाम्पल। So for example, I want to translate an English sentence into a French language. So the sentence is I loved cats and dogs. So in order to translate this sentence to French language, I would attend to
कीज डिपेंडिंग अपॉन के मैं किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं, राइट? हर लैंग्वेज के अंदर जो प्लेसमेंट ऑफ नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस इज नॉट सेम। अगर मैं इस जुमले की इंग्लिश की लिटरल ट्रांसलेशन करूं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन फ्रेंच में कर दूं, आई को अलग ट्रांसलेट करूं, लव को अलग ट्रांसलेट करूं, कैट्स को अलग एंड डॉग्स को अलग करूं, तो दैट वोंट मेक अ कोहेरेंट फ्रेंच सेंटेंस, राइट? जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि आई लव आर टू सेपरेट टोकन्स इन इंग्लिश, but in French they are represented by one token, that is j'adore. So we are representing two words with one word in French, right? और इनका ऑर्डर भी फर्क हो सकता है। जिस तरह से उर्दू और इंग्लिश में जब हम कोई बात कहते हैं तो एट टाइम्स अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो वो उर्दू नहीं बनेगी। अगर आप इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर दें तो दैट वोंट मेक अ गुड उर्दू सेंटेंस, क्योंकि हम हो सकता है किसी और तरह से फेल और जो इस्म है ये सारे के सारे की प्लेसमेंट हमारी हमारी ग्रामर, उर्दू की ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश की ग्रामर कुछ और फॉलो करती है। सो वी नीड टू अटेंड टू द सोर्स लैंग्वेज टू ट्रांसलेट इनटू अ न्यू लैंग्वेज। और वो अटेंशन जो है वो सीक्वेंशियल भी नहीं हो सकती। हो सकता है कि जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर तीसरा टोकन जनरेट कर रहा हूं तो उर्दू लैंग्वेज के या इंग्लिश लैंग्वेज के पहले टोकन पे अटेंड करना है मैंने, या पांचवें पे करना है, या आठवें आखिरी टोकन के ऊपर करना है, राइट? दैट टोटली डिपेंड्स कि इंग्लिश की ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं उसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं। सेम गोज फॉर उर्दू टू इंग्लिश, अरेबिक टू उर्दू, उर्दू टू फ्रेंच, राइट? तो हर लैंग्वेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। सो हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस अटेंशन? ये अटेंशन जो है वो हमें इंपैक्ट कहां पे करती है, राइट? सो इसका जो ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिस है दैट इज नोन एज सेल्फ अटेंशन। So we need to attend to the text that we are throwing to the model, and it needs to be aware of whatever is there in that input. तो अगर मैं एक ऐसा मॉडल बना रहा हूं जो कि लैंग्वेज जनरेट करता है, तो फॉर एग्जांपल मैं उसको पहले कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल ट्रेन किया है जो कि इशफाक अहमद की जिस तरह से वो लिखते हैं, उनकी तहरीर जिस तरह से है वो जनरेशन कर रहा है उर्दू के अंदर, राइट? तो अब अशफाक अहमद की अगर मैं जाविया, जिस तरह से बड़ी फेमस उनकी किताब है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें, तो अगर मैं जाविया की तरह के अल्फाज के आर्टिकल्स या उसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं उस तरह की टेक्स्ट जनरेट करना चाहता हूं, तो अगर मैं 10 अल्फाज दूं तो जो नेक्स्ट उसने लफ्ज प्रिडिक्ट करना है और मैं कहता हूं कि पूरा आर्टिकल लिख दो अब इसके ऊपर में, तो मैंने उसको सिर्फ पहले 2 जुमले बताए कि मेरे आर्टिकल की ये थीम है एंड आई आस्क माय लैंग्वेज मॉडल कि आप जनरेट कर दो। तो जिस तरह से आप चैट जीपीटी से कराते जनरेट कर दो, तो जब वो जनरेशन हो रही है तो आई नीड टू अटेंड टू द इनपुट। मैंने इनपुट के ऊपर अटेंड करना है टू जनरेट व्हाटएवर इज कमिंग नेक्स्ट। तो दिस इज नोन एज सेल्फ अटेंशन, कि जो मैं फीड कर रहा हूं और जो मैं जनरेट करता जा रहा हूं मैंने उसको अटेंड करते जाना है एट एवरी नेक्स्ट टोकन टू जनरेट न्यू टोकन, राइट? सो सेल्फ अटेंशन का मतलब यह है कि हम थ्रू सेल्फ अटेंशन कुछ नई या यूनिक रिप्रेजेंटेशंस लर्न करना चाहते हैं of every token that is there in the input to generate something new or to classify or to do some other NLP task, right? तो representation से क्या मुराद है? representation जो है वो आपको मैंने फर्स्ट NLP और सेकंड NLP लेक्चर के दौरान dense word embeddings का बताया, right? जो हायर डायमेंशनल हम dense word embeddings यूज करते हैं, वर्ड टू वेक की हमने मिसाल देखी थी कि वर्ड टू वेक कैसे ट्रेन होता है। तो वो जो डेंस एम्बेडिंग्स हैं वो रिप्रेजेंटेशंस हैं, राइट? CNN के अंदर, RNN के अंदर जो हमने नोटबुक्स की थी, जब वो रिप्रेजेंटेशन मॉडल को फीड हो रही थी तो उन रिप्रेजेंटेशन के साथ हम और कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट बीइंग फेड, और एक हिडन स्टेट जनरेट हो रही थी। उस हिडन स्टेट की बेसिस के ऊपर हम नेक्स्ट टास्क अपना परफॉर्म कर रहे थे, या कोई प्रिडिक्शन कर रहे थे या सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन कर रहे थे। जो रिप्रेजेंटेशन है वी वर डूइंग नथिंग विद इट। वो जो वर्ड टू वेक की रिप्रेजेंटेशन जो हमने गूगल न्यूज की .bin फाइल से लोड की थी, दे रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग दी
होल जनरेशन प्रोसेस। मॉडल जो है सीक्वेंशियल मॉडल, आरएनएन एलएसटीएम उसको चेंज नहीं कर रहे थे, सीएनएन भी यही कर रहा था, उनको यूज कर रहा था, उनको अपडेट नहीं कर रहा था। तो दैट मीन्स के सीक्वेंशियल मॉडल और सीएनएन मॉडल के पास इन रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने की फैसिलिटी नहीं थी। वो मॉडल डिजाइन ही ऐसे थे कि वो इनको चेंज नहीं कर सकते थे, राइट? बट वी नीड टू हैव अ वे in which we can attend to a specific word in a sentence to generate something. So for example, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है कि I arrived at the bank after crossing the river. अगर ये मैं river का word हटा दूं, right? If that river word is not there in the sentence, and if I just say that I arrived at the bank after crossing the, आगे डैश है, तो आपके माइंड में, क्योंकि मैं अब आपको रिवर दिखा चुका हूं, तो आपके माइंड में इम्प्लिसिटली रिवर आएगा, बट इट कैन बी रोड, बिकॉज जिस बैंक में मैं पहुंचा हूं वो रिवर बैंक नहीं था, वो तो फाइनेंशियल बैंक था। मैं किसी बैंक के एटीएम पे पहुंच गया था पैसे निकलवाने, राइट? सो अगर इफ आई एम एबल टू अटेंड टू दिस वर्ड बैंक विद इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हो सकता है कि इस जुमले से पहले एक जुमला हो, आई गॉट आउट ऑफ माई कार, I parked it, and I arrived at the bank after crossing the road. So then next word can be road, right? लेकिन अगर इससे पहले मैं एक और जुमला लगा दूं, I packed my stuff for the picnic and I arrived at the bank after crossing the river, right? या I booked a ferry, right? मैंने एक फेरी बुक कराई and I arrived at the bank after crossing the river. तो अब जो पिछला जुमला था, I booked a ferry, वो गवर्न करेगा कि क्रॉसिंग द के बाद क्या आना है, राइट? लेकिन जब वो ये गवर्न कर रहा है, तो जो बैंक की रिप्रेजेंटेशन मॉडल को फीड हो रही है, अगर हम वर्ड टू वेक ही सिंपल इस्तेमाल कर रहे होते, तो वो रिप्रेजेंटेशन एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन थी। वो अपने अंदर रिवर बैंक का भी मतलब लेके रखी हुई है और उसने अपने अंदर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब भी रखा हुआ है, राइट? सो वो इस पूरे दो जुमलों के कॉन्टेक्स्ट में बैंक को राइटफुली रिप्रेजेंट नहीं कर रही। हमें बैंक की ऐसी रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो, अगर मैं रिवर बैंक की बात कर रहा हूं, तो वो रिवर, पिकनिक, शोर, फेरी, बोट, इन कॉन्सेप्ट्स के करीब करीब ही लाया करती, ताकि जब मैं प्रिडिक्शन पे जाऊं तो मेरा ये जो बैंक की रिप्रेजेंटेशन है ये गाइड करे मॉडल को कि यहां से रिवर प्रिडिक्ट करो तुम, क्योंकि ये जो बैंक आ रहा है ये रिवर बैंक की बात हो रही है, क्योंकि इससे पिछले जुमले के अंदर बात शुरू हुई थी कि आई बुक्ड अ फेरी, राइट? सो वी नीड टू लर्न a representation of word bank that can generate either word street or word river. If I'm able to learn this representation of bank, I can generate whatever word was intended by the writer. वो क्या intend कर रहा था यहाँ पे generate करने को, right? तो बिल्कुल उस तरह से आप चैट जीपीटी से अगर कहें कि मुझे ट्रिप टू वेनिस के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो, तो दूसरी जगह भी बैंक आएगा, उसके बाद रिवर ही आएगा, वहां पे स्ट्रीट नहीं आएगी, स्ट्रीट है ही नहीं वहां पे। तो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ टेलिंग एलएलएम कि मैंने वेनिस के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, तो वेनिस में रोड है ही नहीं, इट्स ऑल रिवर्स, वहां पे सड़कें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां स्ट्रीट का वर्ड आ ही नहीं सकता। तो हाउ डज वन कम टू नो कि अगर वेनिस आ गया है तो यहाँ पे बैंक का मतलब इज नॉट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बैंक में रिवर बैंक के साथ पहुंच रहा हूँ, कहीं पे एग्जिट कर रहा हूँ, राइट? सो आर्नन की लिमिटेशन क्या थी कि दे कैन ओनली प्रोसेस अ सेंटेंस वंस थ्रू nth आइट्रेशन। तो जितने सेंटेंस के अंदर वर्ड हैं उतनी दफा वो प्रोसेस करके एक हिडन स्टेट को अचीव करता है। जब वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा होता है तो सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रीवियस हिडन स्टेट देख रहा होता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैन सी एवरीथिंग ऑल एट वंस। So while generating next token, transformer model can see the entire sequence that has been fed to the input of that model, right? How does it do that? We'll just see in a while. So with this,
A broader definition of transformer architecture can be any architecture that is designed to process a connected set of units, such as tokens in a sequence or pixels in an image, where only interaction between units is through self-attention. यूनिट से मुराद यहाँ पे सेपरेट इनपुट है. एनएलपी के अंदर वो टोकन है, इमेज के अंदर वो पिक्सल्स हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर वो जीन का कोड है, प्रोटीन डेवलपमेंट के अंदर वो प्रोटीन का केमिकल नेम है, राइट? इट कैन बी एनीथिंग. ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको टेक्स्ट दे रहे हैं, उसको इमेज दे रहे हैं, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग दे रहे हैं, उसको प्रोटीन दे रहे हैं, उसको स्पीच का सिग्नल दे रहे हैं, उसको ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं. इट डजंट केयर. फॉर इट पर्पज उसके लिए जस्ट वो एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है. Any data that can be represented as a sequence, transformer can be trained to generate that, right? अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो यहां पे समझने की बात सिर्फ ये है कि जितनी भी इनपुट होंगी उनका आपस का इंटरेक्शन इज थ्रू सेल्फ अटेंशन. So how does self attention help in generating these tokens? So for self attention, if we have a sentence, Sophia accepted a job in deep learning because she loves the topic. So we would learn representation of each word in this input. Before generating the next token, we are going to generate a new representation of each and every word in this input through self-attention. So we are going to generate a new representation for word Sophia that would attend to all the words in the input. Then we are going to generate a new representation of word accepted that will attend to all the inputs in this particular sentence, and so on. हम जब ये सब की सेल्फ अटेंटेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर लेंगे, then we are going to predict whether to classify. हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो हम इसकी क्लास प्रिडिक्ट करेंगे, और अगर हम लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम नेक्स्ट टोकन जनरेट कर देंगे. राइट? दैट मेक सेंस? ये बात समझ आ गई आपको? फायदा इससे हमें क्या होता है कि ये जो सेल्फ अटेंशन है ये डिसएम्बिगुएट कर देती है वर्ड मीनिंग्स को. नाउ सिंस every token has a new representation that attends to something in the same input, so our model learns कि इस टोकन की रिप्रेजेंटेशन में किसको ज्यादा अटेंड करना है. So for in this example, the word she over here should actually attend maximum to the word Sophia, because यहाँ पे सोफिया की बात हो रही. तो इस she word की रिप्रेजेंटेशन लर्न करते हुए या जनरेट करते हुए through the model, I need not to attend on any other word. इसका accepted से, job से, deep learning because the loves the topic से कोई ताल्लुक नहीं. It is only governed कि वहां पे सोफिया आया है, वहां पे अहमद लिखा होता तो यहाँ पे ही आना था, यहाँ पे ही होना चाहिए. राइट? वहां पे क्लास लिखा होता तो यहाँ पे दे होना चाहिए था. राइट? बिकॉज दे लव द टॉपिक. राइट? तो इस वर्ड की अटेंशन जो है वो जनरेट करने के लिए, इस वर्ड की रिप्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए, we now want to attend not only to all the words, we also want to attend or give due attention to more relevant words and lesser attention to irrelevant words for each and every token. So that this applies to each and every token, not just the word she, right? So ये जो disambiguity है ये हमें फिर different use cases में help करेगी. Again coming back to the same example, if I'm able to attend to the different inputs, so while generating the representation for word bank, I would pay more attention to the word river. क्योंकि अगर यहाँ पे river के बजाय street लिखा होता तो मेरे वर्ड बैंक की रिप्रेजेंटेशन वुड एंटायरली चेंज. वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता, तो उसकी जो मल्टी डायमेंशनल वेक्टर जनरेट हो रहा होता उस वक्त, अगर यहाँ पे स्ट्रीट होता तो दैट मल्टी डायमेंशनल वेक्टर शुड लाई इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ डॉलर्स, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंस, फिनटेक, एटीएम, राइट? इस तरह के वर्ड का. यहाँ क्योंकि रिवर लिखा हुआ है तो ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इट शुड लाई क्लोज टू सी, रिवर, fish, boat, whatever, right? तो यहां से हम उसको प्रोविजन दे रहे हैं
to generate an attention score of each and every word. सेल्फ अटेंशन और जनरल अटेंशन में ब्रॉडली ये मेजर फर्क है. ट्रेडिशनल सीक्वेंस मॉडल में हम जनरल अटेंशन यूज करते थे. जो हिडन स्टेट जनरेट हो रही है फॉर अ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, जो हमने आरएनएन लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो दैट हिडन स्टेट इज एक्चुअली अ जनरल अटेंशन स्कोर. वो जनरली बता रहा है कि इस चीज के ऊपर फोकस करो बेस्ड ऑन द एंटायर प्रीवियस सीक्वेंस, राइट. जबकि सेल्फ अटेंशन जो है वो ईच एंड एवरी वर्ड के ऊपर फोकस करके अटेंशन स्कोर जनरेट कर रही है. तो आई नो कि अभी सिर्फ हवा में बात हुई है, राइट, कि अटेंशन कर ली हमने बस और जनरेशन हो जाएगी. तो ऐसे कैसे हो जाएगी? तो एक मैथमेटिकल एग्जांपल्स को हम गो थ्रू करते हैं और उस मैथमेटिकल एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी कि अटेंशन स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है. So if you are able to understand that mathematical score, that mathematical process, अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर समझ आ गया. It's as simple as that. So for example, हम एक लैंग्वेज जनरेशन मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, राइट. उस लैंग्वेज जनरेशन मॉडल की पहली इनपुट है 3, तो उसको हम 3 इनपुट देना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है तुमने, राइट. या हम फॉर एग्जाम्पल एक क्लासिफाई ट्रेन करना चाह रहे हैं और उसको हम 3 इनपुट देंगे और कहेंगे कि क्लासिफाई कर दो, राइट. वट एवर द टास्क इज, दैट इज इमटेरियल. इस एग्जाम्पल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम 3 इनपुट दे रहे हैं अपने मॉडल को. वी वॉन्ट टू लर्न द सेल्फ अटेंशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी इनपुट बिफोर वी प्रोसेस देम इन द लेटर स्टेप्स टू आइदर क्लासिफाई और जनरेट, राइट. ये अभी यहां पे हम जो इस अगली 4-5 स्लाइड्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, this calculation is just to learn self-attended representation of your inputs. उसके बाद इनके साथ क्या करना है वो we'll see afterwards. कि अब जब self-attended representation generate होगी तो अब क्या करना है, what next, right? So for this time period हम सिर्फ learn कर रहे हैं कि self attention score generate होता कैसे है. तो यहाँ पे आपको नीचे 3 inputs नजर आ रही हैं, right? So you have 3 inputs over here. So you can see that we have 4-dimensional 3 inputs. So you can consider them as a 4-dimensional dense embeddings, right, of each and every word. यहाँ कोई word हो सकता है. This is a, I went to whatever, कुछ भी. A very a good movie, right? तो आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं गुड मूवी या बैड मूवी, whatever. कोई 3 से अल्फाज हैं. और जो टॉप पे आपको नजर आ रही हैं ये 3 सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं ये बीच वाले इस ब्लैक बॉक्स से, राइट. सो वी वांट टू जनरेट सेल्फ अटेंडेड representation from this gray box in the center. So we have 3 inputs with each that has 4 dimensions. So in transformer architecture, now this is the basic working of self attention that is done by a transformer. तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में हम करते क्या हैं कि फॉर ईच इनपुट टोकन, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट वी जनरेट 3 वेक्टर्स, 3 न्यू वेक्टर्स. एक का नाम है की, दूसरे का नाम है वैल्यू और तीसरे का नाम है क्यूरी, राइट. एंड वी जनरेटेड फॉर ईच एंड एवरी इनपुट. यहां पे 3 इनपुट हैं तो यू विल सी 3 की वेक्टर्स, 3 वैल्यू वेक्टर्स, 3 क्यूरी वेक्टर्स. ये तीनों के तीनों जनरेट होते हैं by with each and every from each and every input, right. ये की वैल्यू का जो वेक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड इन कमिंग डेज, बिकॉज जब आप लैंग्वेज मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो ये के वी का जो वेक्टर है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल कि आप कैसे ऑप्टिमली लैंग्वेज मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. तो जब आप उस डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे पहुंचेंगे इसको होट के, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम की वैल्यूज को इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है और हम इसके ऊपर से डिप्लॉयमेंट को ऑप्टिमम कैसे कर सकते हैं बाय एनीवेज. तो यू विल जनरेट 3 डिफरेंट वेक्टर्स फॉर ईच एंड एवरी इनपुट. अब ये वेक्टर जनरेट कैसे होते हैं? ये वेक्टर ऐसे जनरेट होते हैं कि अगर मैंने की वेक्टर जनरेट करना है तो आई हैव अ वेट मैट्रिक्स जो कि की का वेट मैट्रिक्स होगा, जिसकी डायमेंशन जो है
एक डायमेंशन मैच करेगी मेरी एम्बेडिंग डायमेंशन को, और दूसरी डायमेंशन मैच करेगी जितने डायमेंशन की मैं सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट करना चाह रहा हूं। तो इफ यू सी ओवर हियर, तो हमारी इनपुट डायमेंशन जो है वो 4 डायमेंशन है। I can find the mouse. So we have 4 dimension of inputs and we are generating 3-dimensional representations. So हमारे जो की weight matrix है उसकी dimension is 4 cross 3, right? So if you multiply 1 cross 4 by 4 cross 3, you get a matrix vector of 1 cross 3, right? तो हम इस की weight matrix से तमाम इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास की वेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू के वेट मैट्रिक्स है। बाय द वे, ये तीनों इनपुट के लिए की वेट मैट्रिक्स एक ही है, तो हर एक का डिफरेंट की वेट मैट्रिक्स नहीं है। देयर इज वन की वेट मैट्रिक्स। हम तीनों इनपुट को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 की वेक्टर जनरेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक वैल्यू का वेट मैट्रिक्स है, हम तीनों इनपुट्स को वैल्यू के वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू के वेक्टर जनरेट हो जाएंगे। और हमारे पास एक क्यूरी का वेट मैट्रिक्स है, हम तीनों को बारी बारी उसी वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 क्यूरी वेक्टर जनरेट हो जाएंगे, राइट? सो इन दिस वे वी जनरेट 3 वेक्टर्स फ्रॉम ईच इनपुट यूजिंग हाउ मेनी वेट मैट्रिसेस? कितने वेट मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं 9 वेक्टर्स को जनरेट करने के लिए? सवाल पूछा है। कितने वेट मैट्रिक्स यूज हुए हैं K1, K2, K3, V1, V2, V3, Q1, Q2, Q3 के लिए? 3 वेट मैट्रिक्स। थैंक यू। एक वेट मैट्रिक्स फॉर K, एक वेट मैट्रिक्स फॉर Q, एक वेट मैट्रिक्स फॉर V। K फॉर की, V फॉर वैल्यू, Q फॉर क्यूरी। 3 वेट मैट्रिक्स हैं, राइट? उसकी डायमेंशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट एम्बेडिंग। अगर आप इनपुट 300 डायमेंशनल यूज कर रहे हैं वर्ड टू वेक, और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आप 100 डायमेंशनल जनरेट कर रहे हैं, तो हर वेट मैट्रिक्स की डायमेंशन वुड बी 300 क्रॉस 100, राइट? मेक सेंस? तो हमने ये तीनों वेक्टर जनरेट कर लिए। अब ये हर इनपुट के 3 वेक्टर जनरेट हो गए। नाउ वी वांट टू कंप्यूट अटेंशन स्कोर और अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट इनपुट। तो अभी हमने पहली इनपुट जो है इनपुट 1, उसके लिए एक सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट करनी है। So in order to do that, what we do is we generate attention score of this input based on rest of the inputs, right? Attention score का ये मतलब है कि अब हम सिर्फ पहली इनपुट का क्यूरी वेक्टर कंसिडर करेंगे। So we pick up Q1 from the first input, right? And we start multiplying this Q1 with all the key vectors of all the inputs, including itself. तो हम पहले Q1 को K1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? K1 के ट्रांसपोज से। तो जब हम 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? 1 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1 गिव्स एन आउटपुट ऑफ हाउ मेनी डायमेंशंस? 1 क्रॉस 1। इट्स अ स्केलर वैल्यू, राइट? तो जब आप 102 को 011 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लेफ्ट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, तो वी गेट आंसर ऑफ 2। इसी तरह से आप Q1 को K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इन दोनों को Q1 विद K2, और इसी तरह से आप Q1 को K3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो यू मल्टीप्लाई Q1, द फर्स्ट क्यूरी वेक्टर, विद ऑल द कीज। तो हम ये जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन एक इक्विवेलेंट है ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस ऑपरेशन को जिस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन किया, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, कि हम आइटम बाय आइटम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एंड में सबका सम ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली यूज होती है वेक्टर्स की सिमिलैरिटी निकालने के लिए। तो इट इज यूज टू कैलकुलेट कि दोनों वेक्टर कितने सिमिलर हैं, राइट? ये जो आपको डायग्राम याद होगी जो मैंने आपको एंगल में बताया था, तो इट्स द सेम डायग्राम ओवर हियर, कि जो दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनका सिमिलैरिटी स्कोर वुड बी हाई, और जो वेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो सिमिलैरिटी स्कोर वुड बी लोअर। तो यहां पे भी हम वर्चुअली उन सब की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं
जो ज्यादा सिमिलर होगा उसका ज्यादा स्कोर होगा, जो कम सिमिलर होगा उसका कम स्कोर होगा। जस्ट एन हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो जब हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट सबसे ले ली है तो एक्चुअली हम सिमिलैरिटी स्कोर निकाल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इनपुट की सिमिलैरिटी कितनी है बाकी कॉन्सेप्ट से, जितने मेरे इनपुट के अंदर बाकी टोकन है। तो हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हो गई थी। पहली Q1 और K1 की आउटपुट वॉज 2, सेकंड की 4 और थर्ड Q1 K3 की आउटपुट भी 4 थी। इसको हम सॉफ्टमैक्स से गुजार लेते हैं तो हमारे पास ये एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो वी गेट दिस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग दिस इनपुट थ्रू सॉफ्टमैक्स 0.5 एंड 0.5। ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये सारी की सारी हमारी अटेंशन स्कोर है फॉर फर्स्ट इनपुट विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इनपुट। तो हमने पहली इनपुट का अटेंशन स्कोर कैलकुलेट कर लिया है ऑन रेस्ट ऑफ द इनपुट्स, राइट? कि इसका पहली इनपुट पे अपने अपने आप पे कितना अटेंशन स्कोर है, सेकंड पे कितना है और थर्ड पे कितना है, एंड सो ऑन। यहां पे सिर्फ 3 है। ये इनपुट हजारों में भी हो सकती हैं, 100 में भी हो सकती हैं, वट एवर द लेंथ ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज। यहां पे भी सिर्फ हम 3 को लेके चल रहे हैं। अब हम करते क्या है कि यूजिंग दीज अटेंशन स्कोर्स वी कैलकुलेट द न्यू रिप्रेजेंटेशन। न्यू रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम करते क्या है कि हर एक के अटेंशन स्कोर को उसकी वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास 0.5 अटेंशन स्कोर आया था, 0 फॉर फर्स्ट, 0.5 फॉर सेकंड एंड 0.5 फॉर थर्ड। तो इसके ऊपर अब हम वैल्यू 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वैल्यू 3 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वी आर स्केलिंग द रिप्रेजेंटेशन जो इनपुट में आई हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ड की, बेस्ड ऑन के ये करंट इनपुट का, फर्स्ट इनपुट का कितना अटेंशन स्कोर है ऑन रेस्ट ऑफ द इनपुट। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये 3 नए वेक्टर आ जाते हैं जो कि आपको ऑरेंज में नजर आ रहे हैं। तो ये जो ऑरेंज के वेक्टर हैं 0 0 0 1 4 0 1 3 1, these are the outputs of multiplication of each every attention score with their value vector। जब ये हमारे पास तीनों अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन आ गई हैं, हम इन तीनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास पहली इनपुट की सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो गई, राइट? सो दिस green box on the top which has 2 7 and 1.5 is the self-attended representation of my first input, that is input 1, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन में Q1 को इस्तेमाल किया था, राइट? सो दिस गिव मी द स्कोर जिसमें के जहां पे मुझे अटेंशन ज्यादा करनी थी वहां पे वो एम्पलीफाई हो रही है और जिसको कम अटेंड करना था वो कम हो जाएगी, राइट? सो फार सो क्लियर? कोई क्यूरी अभी तक? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? समझ आ रही है या वैसे ही करने का कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलो, समझ तो आ गई है ना? ऊंचा बोल लो यार, मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूँ, आप भी ऊंचा बोला करें। अच्छा, शुक्र। तो this was the whole process to do for first input. We are going to repeat the same process now for the second input. तो अब हम सेकेंड इनपुट का क्यूरी वेक्टर लेंगे, उसको अगेन तमाम की वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास उनके अटेंशन स्कोर आ जाएंगे। उसकी बेसिस के ऊपर अब हम जब अटेंशन स्कोर आ गए हैं तो हम वैल्यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर लेंगे। इसी तरह से हम तीसरे वेक्टर को उठाएंगे, अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करेंगे, एंड विद दिस वे वी कैलकुलेट सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ दीज इनपुट, राइट? ये जो अटेंशन स्कोर हमने कैलकुलेट किए हैं, इस पूरे प्रोसेस में आई वेंट थ्रू 1 by 1, राइट? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन चल रही है ये 1 by 1 हमने की है। तो 1 by 1 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? इस तरह तो हम सारी इनपुट को मल्टीप्लाई करने बैठ के तो रात गुजर जाएगी और ट्रांसफॉर्मर मॉडल चैट जीपीटी जवाब ही निकाल रहा होगा, राइट? तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो हम ये सारे काम पैरेलल में कर सकते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि हम तमाम इनपुट को स्टैक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक्स का मैट्रिक्स नजर आ रहा है इसमें तमाम की तमाम इनपुट को हमने वेक्टर बना के एक दूसरे के ऊपर रख दिया है।
तो ये सारी की सारी इनपुट आपकी, अगर आपके मॉडल की 3 इनपुट है तो वो तीनों वेक्टर्स होंगे, यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं तो 2 ऊपर नीचे स्टैक हुई हुई हैं। तो हम उसको WQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तमाम क्यूरीज जनरेट हो जाएंगी हर एक इनपुट की विद सिंगल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसको हम WK से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम कीज जनरेट हो जाएंगी, उसको हम WV से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। So with 3 matrix multiplications, we are able to generate all the Curie K key and value vectors, right? With 3 multiplications. We don't have to do that individually for each and every input. And once we are done with this, so we just process it with one more equation, जिसमें हम Q matrix को K matrix से multiply कर रहे हैं, which you can see over here. तो ये वो सारा ऑपरेशन है जहां पे कि हम अटेंशन स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट डी नजर आ रहा है, जस्ट टू नॉर्मलाइज द वैल्यूज, ताकि वैल्यूज बहुत ज्यादा एक्सप्लोड ना करें, तो सिर्फ उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। ये हमारे पास वो अटेंशन स्कोर कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ पे हमने उसका सॉफ्ट मैक्स ले लिया ताकि वो प्रोबेबिलिटीज बन जाएं। वो जो हमने वहां पे 2 4 4 के साथ सॉफ्ट मैक्स लिया था तो 0.5 0.5 में हो गया था, तो अब हम पूरे मैट्रिक्स का सॉफ्ट मैक्स ले रहे हैं, तो ये भी वही ऑपरेशन है। और एंड में जब हम इसको वैल्यू के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास तमाम इनपुट की सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो जाएंगे। तो इनफैक्ट वी जस्ट डू 3 4 and 5 matrix multiplications to calculate all the self attended representation of our all the inputs. So the difference between transformer and RNN is this whole self attention calculation. RNN हिडन स्टेट पे चल रहा है, 10वीं इनपुट का पहली इनपुट के साथ रिलेशन जो है सिर्फ हिडन स्टेट से है। ट्रांसफॉर्मर में 10वीं इनपुट और पहली इनपुट ऑल द टाइम विजिबल, दे कैन सी ईच अदर एट ऑल द टाइम, राइट? मैंने पहली इनपुट दी, दूसरी इनपुट दी, तो चौथी पे जब मैं पहुंचूंगा तो पिछली चारों का सेल्फ अटेंशन स्कोर के साथ कैलकुलेट होगा, राइट? एंड देन आई विल प्रोसेस इट फर्दर डाउन द लाइन। So unlike recurrent neural network जहां पे hidden state से चल रहा है, यहाँ पे every time we calculate self attention scores for each and every input, right? ये जो पूरी कैलकुलेशन थी, यहाँ पे जो हम वेट मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे थे वो एक सेट था, 1 weight matrix for K, 1 weight matrix for Q, 1 weight matrix for V, right? We are not restricted to use just one weight matrix, one set of weight matrix. हम मल्टीपल सेट ऑफ वेट मैट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस थिंग इज नोन एज मल्टी हेड अटेंशन, राइट? तो ये जो एक वेट मैट्रिक्स का सेट है, दिस इज वन हेड। वी कैन हैव n नंबर ऑफ वेट मैट्रिसेस, जिस तरह से यहां स्क्रीन पे आपको 3 वेट मैट्रिक्स के सेट नजर आ रहे हैं। तो वी हैव W1Q, W1K, W1V as one set, then W2 another set, and W3 another set. इन तीनों की मदद से हम 3 क्यूरी वेक्टर, 3 के वेक्टर, 3 सेट ऑफ वी वेक्टर जनरेट करेंगे, मैट्रिसेस जनरेट करेंगे, और उससे हम 3 सेट ऑफ आउटपुट जनरेट करेंगे, और फिर हम उसके बाद फाइनल आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर यू कैन सी कि यहां पे आपके पास you have 7 set of weight matrices. That means that this screen is showing 7 heads of our transformer block. So this transformer block has 7 heads. ये एक ही इनपुट को इन 7 हेड से सेपरेटली प्रोसेस करके 7 सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस लर्न करेगा। जब ये लर्न हो जाएंगी तो उन सब को एक लार्जर वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेगा, जो कि सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशंस होंगे, राइट? दैट मेक सेंस? तो व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम ये मल्टीपल हेड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एनीवन? Why are we using so many heads? एक हेड रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहा था तो हमने मल्टीपल क्यों कर दिए? एनी आइडिया? इनपुट को डिफरेंट एंगल से देखने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर राइट पे आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, द एनिमल डिडंट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वॉज टू टायर्ड, राइट? यहां पे आपको जो कलर कोडेड रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही हैं, तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो ये हमने 2 हेड्स को कलर कोड करके रखा हुआ है। So this is color code. Brown is the color code of attention score for one head.
तो darker the color, the more attention to that particular word will be to generate the representation of word it. ये हमने it के इनपुट के लिए अटेंशन स्कोर्स को प्लॉट किया हुआ है, और ये सेकंड हेड की रिप्रेजेंटेशन है जिसको कि हमने ग्रीन कलर कोड किया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ एक अटेंशन हेड रखता तो मैं सिर्फ इट की जो रिप्रेजेंटेशन या उसकी अटेंशन स्कोर है वो सिर्फ द एनिमल के साथ कर सकता, जबकि ये जो इट का वर्ड है ये टायर्ड के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक अटेंशन हेड रखता तो ये इट और टायर्ड का रिलेशनशिप मैं लर्न ना कर सकता, राइट? So if I'm able to have 7 attention heads, तो आप देखें कि हर अटेंशन हेड में इट के वर्ड का फोकस डिफरेंट सेक्शन ऑफ माय इनपुट है। तो आई एम अटेंडिंग टू ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट रिलेट टू वर्ड इट। के क्रॉस भी एनिमल ही कर रहा था, इट जो है वो एनिमल को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। इट वॉज टायर्ड, राइट? तो टायर्ड, क्रॉस, एनिमल, ये सब रेलिवेंट हैं इस वर्ड इट से। तो अगर मैं इन सब पे इकट्ठा फोकस करूंगा तो मैं इट की अच्छी रिप्रेजेंटेशन लर्न कर सकता हूं। अगर मैं इन सब पे फोकस नहीं करूंगा तो मैं लर्न नहीं कर सकूंगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीपल हेड्स ऑफ दीज वेट मैट्रिसेस, जिसको कि हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग साइकिल लर्न करते हैं। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, जो आपका 70 बिलियन या 7 बिलियन पैरामीटर लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर लामा का आप यूज कर रहे हैं, तो 7 बिलियन के अंदर द मैक्सिमम पैरामीटर्स आर दीज वेट मैट्रिसेस। ये वेट मैट्रिसेस हैं जो कि आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पैरामीटर्स हैं, इन एडिशन टू सम अदर पैरामीटर्स जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बट मैक्सिमम चंक ऑफ योर 7 बिलियन पैरामीटर्स, अगर वो 7 बिलियन का लामा है, या वो 405 बिलियन का लामा है, या वो 175 बिलियन पैरामीटर का जीपीटी 3.0 है, राइट? तो उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो ये वेट मैट्रिसेस हैं। ये वेट मैट्रिसेस जिस तरह से हम हर डीप लर्निंग मॉडल में करते हैं, वी इनिशियलाइज देम रैंडमली। ये बिल्कुल स्टार्ट में रैंडम इनिशियलाइज होंगे, और जब ये इनिशियलाइज हो जाएंगे तो हम इनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग वही स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट करते जाएंगे बेस्ड ऑन वट एवर टास्क वी आर ट्रेनिंग, क्लासिफिकेशन के लिए, जनरेशन के लिए, वट एवर टास्क वी आर परफॉर्मिंग। ये वेट्स जब अपडेट हो जाएंगे तो ये अटेंशन स्कोर, ये जो अटेंशन स्कोर आपको नजर आ रही है, लर्नड वेट मैट्रिक्स के हैं, क्योंकि वेट इस मॉडल ने लर्न कर लिया तो अब वो ड्यू अटेंशन दे रहा है वाइल जनरेटिंग द रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो ये जो पूरी हमने डिस्कशन की पिछले आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट्स के अंदर, दैट वाज द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो सारी की सारी सेल्फ अटेंशन हमने कैलकुलेट की है, दिस इज द होल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक, राइट? दिस इज योर होल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। जो हमने सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट किया, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक की आउटपुट जो है वो सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन हैं ऑफ योर ऑल इनपुट। आफ्टर वी कैलकुलेट सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन, हम इसको एक नॉर्मलाइजेशन की लेयर से गुजारते हैं। दिस लेयर जस्ट नॉर्मलाइजेस द आउटपुट ऑफ सेल्फ अटेंशन। सिंपल नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का ही मतलब है हम वैल्यूज को जरा थोड़ा फ्लैटन कर रहे हैं ताकि वो एक रेंज में आ जाए। कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, तो हम उसको एक रेंज के अंदर बाउंड कर देते हैं ताकि मॉडल की लर्निंग बेहतर हो। दैट्स इट। आफ्टर दिस लेयर नॉर्मलाइजेशन, वी पास देम थ्रू अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लेयर। ये सिंपल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, नथिंग, नो कोई रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल आपका मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है जो न्यूरल नेटवर्क में आपने बेसिक्स में बिल्कुल पढ़ा होगा। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। So we forward each representation through a feed forward network, then again normalize, and after that we get our output. ये जो outputs हैं ये डिपेंड करता है आपके टास्क के अंदर। तो ये जो टास्क है आपकी, ये वही है जो हमने सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में देखे थे जब हम आरएनएन पढ़ रहे थे कि इट कैन बी मैनी टू वन। कि आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो आउटपुट वुड बी वन, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट। आप जनरेशन करना चाह रहे हैं तो आउटपुट वुड बी मैनी, right? Any token that comes after the first token. Translation करना चाह रहे हैं तो output would be many. Those will be the embeddings from the target language. Input would be from the source language.
right? So this is the broad structure of how self-attention works, and this self-attention is the basis of your whole large language model theory, right? This is why transformer architecture is so good in performing what it does. तो अगर मैं आपको इससे कोरिलेट कराना चाहूं that how a chat GPT model would work, अच्छा बिफोर मूविंग टू दैट, इसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन था, लेट मी कम बैक टू द सेम स्लाइड। तो ये जो पूरी की पूरी इनपुट हमने यहाँ पे दी है, फ्रॉम द लेफ्ट हम इनपुट दे रहे हैं, सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट हो रही है, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद फीड आउट के बाद आउटपुट कैलकुलेट हो रही है। तो डज द ऑर्डर मैटर ओवर हियर इनपुट का? मैंने पे सेंटेंस लिखा कि आई रीच द बैंक आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। तो ये जो सेंटेंस मैं इनपुट में दे रहा हूं और जिस तरह से हमने देखा कि सेल्फ अटेंशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो डज ऑर्डर मैटर टू कैलकुलेट आउटपुट? इट डजंट। मैं इसको जंबल अप करके भी दे दूंगा, सेल्फ अटेंशन स्कोर उसी तरह से कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है सीक्वेंस से, राइट? तो ट्रांसफॉर्मर को आर्किटेक्चर को हैज नो सेंस ऑफ सीक्वेंस। इट डजंट केयर कि एक वर्ड पहले आया है या बाद में आया है, राइट? ये आर्किटेक्चर की लिमिटेशन थी। वी नीड टू हैंडल दिस लिमिटेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको ऐसे ट्रेन कर दें कि मैं जंबल डब भी इनपुट दे दूं तो वो जनरेट कर दे। वी डोंट वांट टू ट्रेन अ लैंग्वेज मॉडल लाइक दैट, क्योंकि वो जंबल डब ही फिर जनरेट करेगा, राइट? इट कैन जनरेट, क्योंकि उसको कोई सेंस ही नहीं है कि हमारी जो वर्ड है वो कुछ रूल्स फॉलो करती है, लैंग्वेज जो है कुछ रूल फॉलो करती है। तो वो चीज उसको फीड करने के लिए हम ये जो सेंस ऑफ सीक्वेंस है ये खुद से इंजेक्ट कर देते हैं। तो वी इंजेक्ट positional embedding along with our dense embedding and feed it to the language model। तो हम ट्रांसफॉर्मर को फीड कर देते हैं। तो ये जो पोजिशनल इनकोडिंग्स हैं जो आपको सेंटर में नजर आ रही हैं, तो हमारे पास डेंस एम्बेडिंग्स एट द बॉटम ग्रीन में नजर आ रही हैं, विच कैन बी एनीथिंग, राइट? इन डेंस एम्बेडिंग से हम पोजिशनल इनकोडिंग्स ऐड कर देते हैं, और जब ये डेंस एम्बेडिंग प्लस पोजिशनल एम्बेडिंग्स हैं तो हमारे पास एक एम्बेडिंग आ जाती है जिनके अंदर एक टाइमिंग सिग्नल है, और ये टाइमिंग सिग्नल वाली एम्बेडिंग हम ट्रांसफॉर्मर को फीड करते हैं। तो जस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज पोजिशनल एम्बेडिंग्स ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर लर्न कर लेता है कि क्या पहले था क्या बाद में था, राइट? ये जो पोजिशनल एम्बेडिंग्स है मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये कोई सीक्वेंशियल एम्बेडिंग नहीं है कि 1 2 3 4 हमने ऐड कर दिया है। दीज आर लाइक, आप समझ लें कि साइन वेव के सिग्नल्स हैं, जिसकी सिग्नल की वेवलेंथ, इसमें जो पोजिशनल एम्बेडिंग में जो पहली बिट है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, इट वुड रिप्रेजेंट अ हायर वेवलेंथ, उससे अगली बिट अ बिट लोअर वेवलेंथ, उससे अगली बिट अ बिट लोअर वेवलेंथ एंड सो ऑन। तो हर बिट जो है वो टाइमिंग सिग्नल दे रही होती है। तो पहली इनपुट में वो सारी की सारी जीरो के करीब होंगी, राइट? फॉर सेकंड इनपुट उसमें से कुछ कम चेंज होंगी, और थर्ड इनपुट में कुछ ज्यादा चेंज होंगी एंड सो ऑन। तो ये जो टाइमिंग सिग्नल इज जस्ट लाइक अ क्लॉक, साइन वेव नहीं जिस तरह होती। तो ये जो पोजिशनल एम्बेडिंग में बहुत सारी साइन वेव हैं। फॉर लोअर बिट्स इस साइन वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फॉर हायर बिट्स इस साइन वेव की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। तो एक टाइमिंग सा सिग्नल सा जा रहा होता है, और उससे ट्रांसफॉर्मर मॉडल लर्न कर लेता है कि अच्छा ये पहले आया था, ये बाद में आया था, ये पहले आया था, ये बाद में आया था, फॉर जस्ट करंट इनपुट। अब इनपुट के अंदर जितना कुछ भी फीड हो रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर सिंस सीज एवरीथिंग ऑल एट वंस, तो जब हम इससे जनरेशन कर रहे होते हैं तो इट इज जस्ट प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट टोकन। तो ये सिंपल नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट कर रहा होता है। सो अगर आप ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल देखें, लेट मी लॉन्च इट फॉर यू। तो जो हमने एक ब्लॉक देखा था, ये ट्रांसफॉर्मर का पूरा एक ब्लॉक है। जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कंप्लीट है, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 सच ब्लॉक्स, राइट? तो अगर पिछली डायग्राम से आप कोरिलेट करें तो ओवर हेयर ये हमारी वही इनपुट एम्बेडिंग्स हैं। These are the positional embeddings that are going in,
This is the same multi-head attention या self-attention block, normalization layer, feed-forward network, and normalization layer, right? So this whole block of transformer architecture is known as encoder block. इसका काम सिर्फ और सिर्फ इनपुट को एनकोड करना है. इसका मतलब है उसकी इनपुट की रिप्रेजेंटेशंस को जनरेट करना है, राइट? इन द राइट आर्म, ये जो राइट ब्लॉक है, इसके अंदर देयर इज अ स्लाइट एडिशन कंपेयर टू द एनकोडर ब्लॉक, एंड विच इज दिस मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक. तो ये जो राइट आर्म है, दिस होल ब्लॉक इज नोन एज डिकोडर ब्लॉक. डिकोडर ब्लॉक का काम है जनरेट करना, क्या वो लैंग्वेज है या वो क्लासिफिकेशन है, वट एवर यू वॉन्ट टू जनरेट, राइट? So encoder is encoding the language, decoder is generating the language, right? Encoder can see all of the inputs simultaneously. वो तमाम इनपुट को साइमल्टेनियसली देख सकता है, राइट? अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं मशीन ट्रांसलेशन की, कि फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश से फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी भी एक सेंटेंस को, तो आपका इंग्लिश सेंटेंस जो है वो एनकोडर को फीड होगा, राइट? एनकोडर जो है वो पूरे के पूरे सेंटेंस के हर वर्ड की, इंग्लिश की, यहां से रिप्रेजेंटेशंस जनरेट करेगा, राइट? ये रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ये डिकोडर ब्लॉक को मल्टी हेड अटेंशन में फीड हो रही है. डिकोडर ब्लॉक का काम है फ्रेंच लैंग्वेज जनरेट कराना, उसने फ्रेंच जनरेट कराना है. तो हम यहां पे उसको मास मल्टी हेड अटेंशन में स्टार्ट टोकन फीड करेंगे कि स्टार्ट जनरेटिंग. तो वी विल जनरेट अ स्टैंडर्ड टोकन के स्टार्ट, राइट? ये जो मास मल्टी हेड अटेंशन है, ये जो ब्लॉक है, इट कैन नॉट सी इन फ्यूचर. ये अब तक की जितनी जनरेटेड फ्रेंच लैंग्वेज है सिर्फ उतनी देख सकता है, राइट? हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें तो इंग्लिश और फ्रेंच के दोनों सेंटेंस मौजूद हैं. जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मेरे पास इंग्लिश भी मौजूद है और मेरे पास फ्रेंच वाला जुमला भी मौजूद है. तो मैं एनकोडर को पूरा इंग्लिश का सेंटेंस फीड कर दूंगा ट्रेनिंग करते हुए, और डिकोडर को पहला स्टार्ट टोकन फीड करूंगा, राइट? ये जो स्टार्ट टोकन है ये वही मास्क मल्टी हेड अटेंशन से हो के गुजरेगा. ये सेल्फ अटेंशन होगी ऑन ऑल द वर्ड्स जितने फ्रेंच के अब तक जनरेट हो चुके हैं. तो फर्स्ट टाइम स्टैम्प में फ्रेंच का एक वर्ड है, वो है स्टार्ट. जब ये नेक्स्ट ब्लॉक को फीड होगा, राइट, तो की और वैल्यू वेक्टर हम एनकोडर से उठा लेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, और क्यूरी वेक्टर हम फ्रेंच लैंग्वेज का फीड कर देंगे, राइट? एंड देन वी अगेन कैलकुलेट सेल्फ अटेंशन. ये जो सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट हो रही है, इसमें क्यूरी हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है अब तक जो जनरेट हुई है, राइट? और के और वैल्यू जो है, की और वैल्यूज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से आ रही हैं. एंड देन वी प्रोसेस देम थ्रू द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, और एंड में हम एक सॉफ्टमैक्स की लेयर लगा के आउटपुट प्रोबेबिलिटीज जनरेट करेंगे. तो डिकोडर ब्लॉक की इस सिनेरियो में आउटपुट प्रोबेबिलिटी वुड बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल फ्रेंच लैंग्वेज. तो वो एक वेक्टर जनरेट करेगा जो ये बता रहा होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज में ये वाला वर्ड इतना प्रोबेबल है, 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 पूरी वोकैबुलरी की. और हम उसमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वेक्टर चूज कर लेंगे, राइट? इन दिस होल साइकिल वी हैव जनरेटेड वन फ्रेंच वर्ड बेस्ड ऑन द एंटायर इंग्लिश वर्ड. जब ये पहला वर्ड जनरेट हो जाएगा तो हम मास्क सेल्फ अटेंशन के अंदर दूसरा वर्ड, फर्स्ट वर्ड को अनलॉक कर देंगे. तो अब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प में एनकोडर को दोबारा से वही पूरा इंग्लिश सेंटेंस फीड होगा, वो जनरेट करके उसने रखा हुआ है. डिकोडर को स्टार्ट प्लस फर्स्ट फ्रेंच वर्ड दोनों फीड होंगे, वो उन दोनों पे सेल्फ अटेंशन करेगा, मास्क मल्टी हेड अटेंशन करेगा, और अब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर देगा. जब ये सेकंड वर्ड जनरेट हो जाएगा तो अगली आइटरेशन में हम स्टार्ट टोकन और पहले दो लफ्ज डिकोडर को दोबारा फीड करेंगे, एंड सो ऑन. द डिफरेंस बिटवीन दिस आर्किटेक्चर एंड आरएनएन इज कि all the time जब
फ्रेंच का वर्ड जनरेट हो रहा है, we can attend to the entire English sentence and we can attend to the entire French sentence that has been generated so far. And this is why transformer architecture are so strong. उनकी language understanding बहुत strong है because they can see end to end, right? Large language models जो LLM है आपके, जो आप इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी के पीछे जो लगा हुआ है, it contains only the decoder block. There is no encoder in LLM because it is a generation model. उसने सिर्फ नेक्स्ट टोकन जनरेट करना है बेस्ड ऑन whatever input you feed to it. It does not need any encoding layer. उसने कुछ एनकोड नहीं करना, उसने सिंपल जनरेट करना है. तो आप उसे 4 अल्फाज जब इनपुट में देते हैं, राइट, सॉल्व माय असाइनमेंट, मेरी असाइनमेंट कर दो, इसी तरह के सवाल करते हैं जल्दी, राइट, मेरी छुट्टी की ईमेल रख लो, व्हाटएवर, छोटी छोटी चाहिए होती है ज्यादा में. तो जो आप उसे इनपुट देते हैं उसके लिए वो अब तक की जनरेटेड इनपुट है, वो उसके ऊपर सेल्फ अटेंशन करके नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है एंड सो ऑन. तो अगर आपने चैट जीपीटी से एक सवाल किया और उसके जवाब में उसने 100 अल्फाज जनरेट किए, तो इट रैन फॉर 100 टाइम्स. उसने 100 दफा ट्रांसफॉर्मर को आपका क्वेश्चन, पहला टोकन, आपका क्वेश्चन, पहला और दूसरा टोकन एंड सो ऑन. So it ran for 100 times, and this is how we generate language from a transformer architecture, which is the basis of your generative pre-trained transformer GPT, right? So we take a break for namaz, और नमाज के बाद हम जब इकट्ठे होंगे so we'll do a notebook on transformers. एंड ऑफ द क्लास अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम देखेंगे कि डिकोडर ब्लॉक का आर्किटेक्चर कैसे है, एलएलएम में कैसे काम हो रहा होता है, और उसके बाद हम एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग को करेंगे टुमारो. तो लेट्स टेक अ ब्रेक. स्मॉल नोटबुक जिसमें कि हम फॉर टुडे वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसफॉर्मर मॉडल टू क्लासिफाई मूवी रिव्यूज. तो जो हम टास्क करते रहे हैं मूवी रिव्यूज के, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक टू डू दैट, और जस्ट टू गेट यू कन्वर्सेंट विद व्हाट दिस आर्किटेक्चर इज, हाउ टू यूज इट. जब आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो कल हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है, और हम कल एक एलएलएम को फाइन ट्यून भी करेंगे, राइट? सो इफ यू वांट टू कोड विद मी, आई एम गोइंग टू नाउ कोड दिस मॉडल along with this whole class. I'm not going to give you a walkthrough. If you want to follow me, you can do that. So before we move on, so we are going to start with this notebook. You can open an empty notebook on your Google Colab if you are coding with me. That is, if you want to code with me, I would recommend doing that. So you will learn a lot more better if you code with your hand. So we are going to start with a small notebook. Just make sure, actually I had not made sure. So you change the runtime and select GPU from here. So we need GPU to run this notebook. So you have to make sure that you have GPU available in your machine. So let it reconnect. We are going to install one library as of now. हमें अभी सिर्फ एक library की जरूरत है, that is datasets. इस datasets की library को use करेंगे हम to fetch dataset from Hugging Face repository. हम वहाँ से एक built-in dataset इस्तेमाल करेंगे IMDb का, और उसी को इस्तेमाल करके हम मूवी रिव्यूज की क्लासिफिकेशन करेंगे. अनलाइक प्रीवियस 2 नोटबुक्स जहाँ पे कि हम डेटा सेट लोड कर रहे थे अपनी टेक्स्ट फाइल से और उसके बीच में उसको प्री प्रोसेसिंग सारे काम कर रहे थे, ये डेटा सेट जो हम लोड करेंगे ये प्री प्रोसेस डेटा सेट है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर अस. तो वी इंस्टॉल दीज डेटा सेट्स लाइब्रेरी, और ये हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है जो हम इस नोटबुक के दौरान इस्तेमाल करेंगे, which are function tool, system, datasets, matplotlib to plot something जो हमारे ट्रेनिंग और लॉस फंक्शंस के ग्राफ हैं. numpy, torch हम यूज करेंगे, pytorch के अंदर हम सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी विल यूज टू यूज अ ट्रांसफॉर्मर. तो इस नोटबुक में हम एक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर को इस्तेमाल करेंगे which has been already been pre-trained, और हम उसको फाइन ट्यून करेंगे ऑन अ क्लासिफिकेशन टास्क.
So we will download a pre-trained model and fine tune it on a classification task, जो कि some movie reviews की classification के लिए इस्तेमाल होगा, right? So you can start, if you are implementing with me, you can install this library and then you can import these functions. And once you are done with importing these functions, run that cell, then we define the seed for our notebook. So anyone can tell me what does this seed does? ये हम seed क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे? किसी को आइडिया है ये seed देने का क्या मतलब होता है? तो इट इज रिकमेंडेड आप जब भी डीप लर्निंग मॉडल्स की प्रोग्रामिंग करें तो आप ये सीड इस्तेमाल करें। किसी को पता है सीड क्या है? एनी क्लू? तो ये सीड इसलिए रखते हैं आप, इट कैन बी एनी नंबर। यहां मैंने 0 लिखा है, आप इसकी जगह 130 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 5 भी लिख सकते हैं, 6 7 8 वट एवर नंबर यू फील। दिस सीड मीन्स कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा इस पूरी नोटबुक के दौरान, ये सीड जब 0 सेट किया जाएगा तो इस नोटबुक में एवरी टाइम द सेम ब्लॉक ऑफ रैंडम नंबर्स वुड बी जनरेटेड। तो आपने अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया और आपने उसके रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करना है किसी और को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ऑलवेज यूज अ सीड। क्योंकि जब आप सीडिंग करेंगे और आपने टॉर्च को बता दिया है कि मैंने आपको ये सीड 0 दे दिया, तो जब आप इस मॉडल को रन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स हमेशा रिप्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो जो रैंडम नंबर्स वेट के इनिशियलाइजेशन में इस्तेमाल होंगे वो हमेशा मैच करेंगे। अदरवाइज आप सीड नहीं देंगे तो हो सकता है आप एक दफा रन करें तो ट्रेनिंग लॉस कुछ और होगा, और आप अगली दफा रन करेंगे तो ट्रेनिंग लॉस में स्लाइड चेंजेस हो सकती हैं, आपके इवैल्यूएशन रिजल्ट में स्लाइड चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि इस दफा जो रैंडम नंबर जनरेट हुए थे वो फर्क थे जो पिछली दफा जनरेट हुए। तो क्योंकि हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंड कर रहे होते हैं, तो जहां पे पहला चेक पॉइंट लाए करेगा, हमारा लॉस का पॉइंट लाए करेगा, उसी के क्लोजेस्ट ग्लोबल मिनिमा की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कभी वो कहीं से इनिशियलाइज हो जाएगा, कभी कहीं से हो जाए। तो ये सीड इंश्योर करता है कि आप हमेशा एक ही स्पेस से इनिशियलाइज करें अपने मॉडल को, राइट? आपने सीड एक नंबर चूज कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसके लिए वो ही नंबर यूज करना है। अगर ये इस नोटबुक के अंदर मैं वो सीड इस्तेमाल किया तो जब आप ये नोटबुक किसी और को भेजेंगे, जब वो अपने पास रन करेगा और सीड 0 देगा तो आप वाले रिजल्ट रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है? अगर आप सीड नहीं देंगे, आपने रन किया, आपने देखा यार मेरी तो 98% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है? आप जब किसी और बंदे को नोटबुक भेजेंगे, कहेंगे यार ये रन करो, ये मॉडल जब ट्रेन होता है 98% एक्यूरेसी देता है, उसने रन किया तो एक्यूरेसी आई 86%। सारा कुछ चेंज नहीं है, एक्यूरेसी ड्रॉप हो गई। क्यों ड्रॉप हो गई? या हो सकता है आपको 86% आ रही है, वो 98% देख रहा है। वाई? बिकॉज आपका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया था। आपने जहां से स्टार्ट किया था ट्रेनिंग को, वो नंबर कुछ और थे, उसने जहां से इनिशियलाइज किया नंबर कुछ और थे। लेकिन अगर आप सीड मेंशन कर देंगे और वो भी ये सीड 0 से रन करेगा, तो वो वही रिजल्ट रेप्लिकेट करेगा जो आपने देखे हैं। डिफरेंस नहीं होगा दोनों में। तो जब आप रिसर्च के लिए भी यूज कर रहे होते हैं तो ऑलवेज यूज सीड। सीड से आपको फायदा ये होता है कि आपके रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल हो जाते हैं, राइट? सो वी लॉक दिस सीड फॉर टॉर्च। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे IMDb का डेटा सेट। तो वी आर गोइंग टू डाउनलोड ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट ऑफ दिस डेटा सेट। तो डेटा सेट की जो हमने लाइब्रेरी लोड की थी, उससे हम डेटा सेट लोड करेंगे, और डेटा सेट हम लोड कर रहे हैं IMDb का, और इसके हम 2 स्प्लिट लोड कर रहे हैं। So we are going to load train and test split of IMDb dataset. Some error, let's see, dataset. So while this dataset is being loaded, we can move forward and start coding our next line. It will take just a bit of time to load. उसके बाद हम जो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक यूज करेंगे, that is BERT based uncased. तो हम ट्रांसफॉर्मर जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको हम फाइन ट्यून करेंगे, तो वी आर गोइंग टू फाइन ट्यून एन एग्जिस्टिंग ट्रांसफॉर्मर। जो BERT बेस ट्रांसफॉर्मर है, इट इज एन एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर। तो BERT जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, ये एनकोडर है। इट इज यूज टू एनकोड लैंग्वेजेस। तो जिस तरह से आपको वर्ड टू वेक मैंने बताया, और हम पिछली नोटबुक्स में वर्ड टू वेक इस्तेमाल करते आए हैं, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड एम्बेडिंग्स टुडे आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो BERT मॉडल के थ्रू हम
डेंस वर्ड एम्बेडिंग भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन लर्न की हुई है इसने। तो जब हम इस मॉडल को विकिपीडिया के ऊपर या पूरे इंटरनेट की डंप के ऊपर ट्रेन करते हैं, तो अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंटेशन लर्न कर लेता है। जो हमने ट्रांसफॉर्मर का इनकोडर ब्लॉक देखा कि उसका काम ही वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन लर्न करना है। तो बर्ट मॉडल जो है वो गूगल ने ट्रेन किया था बैक इन 2018। जब 2017 में उन्होंने अटेंशन इज ऑल यू नीड पब्लिश किया, तो अगले ही साल अप्रैल मई में कहीं पे उन्होंने बर्ट मॉडल रिलीज किया था, विच वाज अ एनकोडर मॉडल जो कि लैंग्वेज को एनकोड करता था, एंड दे यूज दैट बर्ट मॉडल फॉर एनएलपी एज डेंस वर्ड एम्बेडिंग जनरेशन एज वेल। तो आज तमाम एनएलपी टास्क में आप जहां कहीं भी डेंस वर्ड एम्बेडिंग यूज करते हैं, अब वर्ड टू वेक और ग्लव इस्तेमाल बहुत कम होते हैं। वी जनरली यूज बर्ट एम्बेडिंग। तो हम बर्ट की एम्बेडिंग यूज करते हैं, विच इज द ट्रांसफॉर्मर मॉडल, उसी के ऊपर बेस कर। तो हम उसी को एनकोडर ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे टू फाइन ट्यून एंड देन यूज इट एज अ क्लासिफायर। हम इसको एज अ क्लासिफायर इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर का हमने नाम दे दिया है, हम इसका टोकनाइजर पहले लोड करेंगे, which we will use through transformer library। तो हम इसका ऑटो टोकनाइजर यूज करेंगे and we'll use it from pre-trained। so we are going to load a pre-trained transformer from the transformers library। तो इस ट्रांसफॉर्मर टोकनाइजर की मदद से हम अपने इनपुट को फर्स्ट ऑफ ऑल टोकनाइज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ स्मॉल मेथड दैट इज गोइंग टू टोकनाइज एंड कन्वर्ट these tokens into their numerical data set। तो हमने जो भी इनपुट आएगी इसी ट्रांसफॉर्मर बर्ड बेस के साथ ही हम उसको टोकनाइज करेंगे, और उस टोकनाइज्ड इनकोडिंग को फिर हम इनपुट को नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने पिछली नोटबुक में किया था कि तमाम इनपुट जो है वो अपने इंडेक्सेस में कन्वर्ट होगी। तो हम वही काम अपनी करंट डेटा सेट के साथ भी करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ मेथड that will convert into token and also convert the whole data set into numerical numbers। तो हर एग्जाम्पल वन बाय वन इसको फीड होगी with tokenizer and then it will be converted into respective IDs। So we are going to just return the IDs, we don't want to return the labels। हमें labels return करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम्पल के अंदर हम टोकनाइजर को साथ ये कहेंगे कि truncation is equal to true। So we have just defined a method that is going to convert all of our input data into its numerical numbers। तो हमने दो डेटा सेट डाउनलोड किए हैं ऊपर, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट। एक डेटा सेट के ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट डाउनलोड किए हैं, उन सब को अब हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जब हम मॉडल को फीड कर रहे हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो फीड हो सकें डेंस एम्बेडिंग्स। तो हम ट्रेन डेटा को जनरेट करेंगे बाय अपडेट करेंगे यूजिंग दिस मेथड। तो हम इसको मैप कर रहे हैं यूजिंग टोकनाइजर एंड न्यूमेरिकलाइज डेटा, और इसी तरह से हम अपनी टेंस एम्बेडिंग को भी अपडेट कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट इंश्योर दैट दीज नेम्स आर सेम। ये कई दफ़ा आजकल जो मॉडर्न लेटेस्ट आपका कोलैब है, एआई एनेबल्ड है, द ट्राइज टू ऑटो कंप्लीट। तो आप ऑटो कंप्लीट को जब टैब मार के कंप्लीट कर सकते हैं, बट डू वेरीफाई कि जो नेम इसने जनरेट किए हैं वो वही हैं जो कि आपने ऊपर दिए हुए थे। इट टेंड्स टू फॉल्टर, वो कई दफ़ा नाम गलत भी डिफाइन कर देता है, तो आपको समझ नहीं आती कि कहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे हम सिंपल वो मैपिंग कर रहे हैं ऑफ ऑल द रिव्यूज इन ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, और उन रिव्यूज को हम उनकी न्यूमेरिकल नंबर्स में कन्वर्ट करके वापस उसी स्प्लिट के अंदर पेस्ट करते जा रहे हैं, राइट, ताकि हम मॉडल को नंबर फीड कर सकें। So using this data set, we can generate ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग सेट डेटा सेट जो हमने डाउनलोड किया हम उसी को इस्तेमाल कर लेंगे टू कन्वर्ट टू जनरेट द वैलिडेशन सेट एज वेल, राइट।
तो अगर हम टेस्ट साइज डिफाइन कर लें कि वी आर गोइंग टू यूज 0.25% ऑफ द टेस्ट डेटा एज टेस्ट सेट, तो ट्रेन डेटा जो है हमारा, तो ओवर हियर हम सिंपल जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम आवर वैलिडेशन डेटा फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। सॉरी, मैंने पहले टेस्ट बोल दिया था, हम ट्रेन डेटा सेट के थ्रू ही वैलिडेशन डेटा सेट को जनरेट कर रहे हैं। टेस्ट डेटा सेट हमने अलग से, वैसे ही टेस्ट स्प्लिट हमने अलग से डाउनलोड कर लिया है, और जो ट्रेनिंग स्प्लिट हमने डाउनलोड किया था उसमें से 25% हम वैलिडेशन के लिए रख रहे हैं। तो ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट स्प्लिट में क्या फर्क है? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ट्रेनिंग तो चलो समझ आती है, ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, वैलिडेशन और टेस्ट स्प्लिट में क्या फर्क है? वैलिडेशन टेस्ट बिफोर एक्चुअल टेस्ट। इसका क्या मतलब है? ट्रेनिंग खत्म कर लिया, उसके बाद एक्चुअल टेस्ट से पहले एक दफा वैलिडेशन टेस्ट को बताए बगैर कर लूं, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम तो हर एपोक के बाद अगर आप टेस्टिंग करें तो दैट इज वैलिडेशन, एक्चुअली नॉट टेस्टिंग। तो दैट इज नोन एज वैलिडेशन। तो आप उस वैलिडेशन के अंदर यू डू कैलकुलेट लॉस, आप लॉस कैलकुलेट करते हैं लेकिन बैक प्रोपोगेट नहीं करते, राइट? और ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस जो है वो आपको बता रहा होता है कि आपका मॉडल लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ टेस्ट ट्रेनिंग लॉस को मॉनिटर करते रहेंगे और कहेंगे जी लो जी लॉस 0.0001 हो गया है और मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और आपका जब टेस्ट करने जाएंगे तो वो आपको 10% एक्यूरेसी भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मॉडल ओवरफिट हो चुका था और वैलिडेशन लॉस जो है वो 10 से भी ऊपर जा चुका था, राइट? तो आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपने ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस दोनों को ट्रैक करना है। अगर आपका ट्रेनिंग लॉस नीचे जा रहा है और आपका वैलिडेशन लॉस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, योर डेटा सेट इज वेरी स्मॉल, आपका मॉडल ओवरफिट कर चुका है, उसने ट्रेनिंग की इंट्रिकेसीज को लर्न कर लिया है, अनसीन डेटा के ऊपर इट इज नॉट एबल टू क्लासिफाई, वो सीन बाउंड्री नहीं लर्न कर सकता। तो ऑलवेज वंस यू आर ट्रेनिंग अ डीप लर्निंग मॉडल, you must track training and validation loss simultaneously. Training loss आप हर iteration के बाद log करते हैं, validation loss you can do that after some iterations or you can do that after some one epoch as well, depending upon कौन सा use case है आपका, right? So anyways, तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इन सब टेंसर्स को। ये जो सारे के सारे टेंसर्स हमने यहाँ पे अभी जनरेट किए हैं सो फार, दे आर numpy, राइट? तो हमने क्योंकि डाउन द लाइन टॉर्च, पाई टॉर्च की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, तो हमने उन सब की टाइप कास्टिंग करनी है टू टॉर्च कंज्यूमेबल फॉर्मेट, कि ताकि पाई टॉर्च की लाइब्रेरी इस सारे डेटा को कंज्यूम कर सके। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में मैं आपको पुश कर देता हूं दिस स्मॉल पीस ऑफ कोड which is not doing anything, it is just converting these whole splits into relevant torch, equivalent torch के अंदर कर रहा है, right? Now we are going to download, पहले हमने जो मॉडल यूज किया था वो हमने टोकनाइजर के लिए किया था, अब हम मॉडल लोड करेंगे जिसको हम फाइन ट्यून करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम मॉडल। तो हम ट्रांसफॉर्मर इनिशियलाइज करेंगे, तो वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज दिस ट्रांसफॉर्मर यूजिंग द सेम नेम, हम बर्ट को ही यूज करेंगे। पहले हमने टोकनाइजर के लिए डाउनलोड किया था, अब हम जिस मॉडल को हमने फाइन ट्यून करना है उसके लिए मॉडल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट? तो इफ यू वांट टू चेक के इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल की जर्नल आउटले क्या है, तो यू कैन चेक के, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर मॉडल में, तो इफ यू वांट टू सी कि इसका हिडन साइज क्या है, तो इट हैज 768 डायमेंशनल हिडन साइज। दैट मीन्स कि ये ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक जो सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर रहा है, those are 768 डायमेंशनल वेक्टर्स। ये वही सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन है जो हमने नमाज से पहले पढ़ा था कि Q और K वैल्यू को मल्टीप्लाई करके V से स्केल करके सबको एडअप करते हैं तो हर वर्ड की सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो रही है। तो फॉर एवरी इनपुट दिस ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक विल जनरेट 768 डायमेंशनल सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन, रिगार्डलेस आप जितनी मर्जी डायमेंशनल इनपुट फीड कर रहे हैं, आप वर्ड टू बैक 300 फीड कर रहे हैं या आप बर्ट बेस 300 फीड कर रहे हैं, तो ये इंटरनल इंटरमीडिएट सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन 768 डायमेंशनल जनरेट करेगा। इट्स अ स्मॉल मॉडल, फॉर एग्जांपल मॉडल लाइक llama 3.1
which is 70 billion, it generally is generating 12,000 dimensional vector. तो वो हर इनपुट की 12,000 डायमेंशनल वेक्टर जो इंटरमीडिएट सेल्फ अटेंडेड रिप्रेजेंटेशन है वो जनरेट करता है, एंड दिस इज व्हाई दे आर सो बिग. अगर वो 12,000 की रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके वेट मैट्रिक्स की एक डायमेंशन भी 12,000 है. 12,000 बाय 300 या 12,000 बाय 4,000 जो डेंस एम्बेडिंग फीड हो रही है, तो 12,000 बाय 4,000 वन वेट मैट्रिक्स, और इस तरह के 7 सेट ऑफ वेट मैट्रिक्स. यू कैन इमेजिन के दैट्स व्हाई दे हैव सच अ लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स. तो अब यहां पे हमने अपना ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेन्ड लोड कर लिया है. So now we are going to define a new class that is going to override this transformer, और अब हम इसको थोड़ा सा रिकॉन्फ़िगर कर देंगे to become a classifier, right? अभी ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो एनकोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है. हमने इसको रिकॉन्फ़िगर करना है कि ये क्लासिफायर बन जाए, ये सेंटिमेंट को क्लासिफाई कर सके. तो हम एक क्लास डिफाइन करेंगे which has the same name as transformer, and we initialize it as a module of PyTorch, and then module is a PyTorch basic deep learning module, right? हम उसका इनिशियलाइजर फंक्शन डिफाइन करेंगे. दिस इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है ये क्या करता है? एनीवन? सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. जिस तरह से आपने जावा में कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे या सी में कंस्ट्रक्टर पढ़े होंगे, तो जब भी ये मॉडल इनिशियलाइज होगा ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, राइट? इस फंक्शन की 4 इनपुट हैं. सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होती है कंस्ट्रक्टर की. एक हम इसको ट्रांसफॉर्मर का बेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, दूसरा हम इसको कह रहे हैं कि आउटपुट कितनी डायमेंशनल जनरेट करनी है, और तीसरा हम कह रहे हैं कि मॉडल के वेट्स को फ्रीज रखना है या नहीं रखना. तो वी हैव इन आवर कंट्रोल कि हमने जब फाइन ट्यून करना है तो हमने कितनी लेयर्स को फ्रीज रखना है, कितनी लेयर को फाइन ट्यून करना है. वी हैव अ टोटल कंट्रोल ऑन दैट, राइट? वी कैन पिक एंड चूज कि किस लेयर को फाइन ट्यून कर दो, किस लेयर को ना करो, किस लेयर को बिल्कुल फ्रोजन रखो. एंड दैट्स जनरली अ गुड प्रैक्टिस. जब आप प्री ट्रेन्ड बर्ट उठा रहे हैं तो यू डोंट नीड टू फाइन ट्यून द होल बर्ट अगेन. आप सिर्फ वो चीज फाइन ट्यून करें जो आप ऊपर से ऐड कर रहे हैं टू क्लासिफाई. So we are just going to fine tune the layers that we are adding. We don't need to fine tune anything else. वो फाइन ट्यून बहुत अच्छा हुआ है, वो हो सकता है विकिपीडिया के ऊपर या पूरे इंटरनेट के डंप के ऊपर फाइन ट्यून्ड है, तो हमें उन वेट्स को लेवरेज करना है, ना कि उनको ओवरराइड कर देना है, राइट? तो वी आर गोइंग टू कॉल, ये जो अभी मैं लाइन लिख रहा हूं ये क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? ये मैंने सुपर इनिट की लाइन क्यों कॉल की है? इनहेरिट तो मैं कर चुका हूं पहले ही, जब मैंने नाम ही वही दे दिया उसको. जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट, उसकी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं. तो दिस क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया कि तुम भी इनिशियलाइज हो जाओ. तो जब आपने अपनी क्लास जो कि किसी और की इनहेरिटेड क्लास है, तो इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि उसका इनिशियलाइजर भी इनिशियलाइज कर दें, इन्वोक कर दें, एंड देन सो दैट योर इनिशियलाइजर टेक्स ऑन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. तो उसने जो इनिशियलाइजेशन करनी है वो कर ले. सो यू डिफाइन द ट्रांसफॉर्मर जो आपको इनपुट में रिसीव हुआ है. उसके बाद आप हिडन डायमेंशन डिसाइड कर लेंगे या मैप करा लेंगे. So we are going to use the same dimension that were there in the hidden dimension of the original transformer. तो हमने वही hidden dimensions यूज करनी है जो कि ओरिजिनल बर्ड हमने क्योंकि लोड किया है, तो ये बर्ड की ही hidden dimension को हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है वो मैंने सिर्फ एक लेयर ऐड कर दी है, दैट इज अ फुली कनेक्टेड लेयर. ये बिल्कुल वही फुली कनेक्टेड लेयर है जो हमने CNN के अंदर क्लासिफायर में ऐड की थी, जो एंड में हमें मदद देगी टू क्लासिफाई. इसके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगेगा तो ये क्लासिफाई कर देगा, सिग्मॉइड लगेगा तो ये क्लासिफाई कर देगा, राइट? तो ये सॉफ्टमैक्स, ये जो आउटपुट लेयर है हमारी, ये मैंने अब खुद से ऐड की है, ये ओरिजिनल ट्रांसफार्मर ब्लॉक में नहीं थी. मैं अब उसको ओवरराइड कर रहा हूं, एंड आई हैव एडेड वन लेयर जिसकी इनपुट जो है वो हिडन डायमेंशन है. वो क्यों हिडन डायमेंशन है? क्योंकि ट्रांसफार्मर ब्लॉक जो है वो हिडन डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जनरेट कर रहा है, राइट? और मैंने उसको जो आउटपुट डायमेंशन है वो अपनी आउटपुट डायमेंशन दे दी है कि मैं कितने डायमेंशनल आउटपुट जनरेट करना चाहता हूं. तो अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में क्लासिफाई कर रहा हूं तो ये एक डायमेंशन होगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन बन जाएगी. अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल में कर रहा हूं तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी. मैं 3 क्लासेस में क्लासिफाई कराना चाह रहा हूं, एंड सो ऑन, राइट? तो इट्स इन योर कंट्रोल कि आप कितने डायमेंशनल क्लासिफाई
कराना चाहते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई कि मैंने फ्रीज रखना है कि नहीं रखना ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को। तो अगर फ्रीज का पैरामीटर ट्रू पास हो रहा है, जब ये फंक्शन इनिशियलाइज होगा, जब भी ये क्लास इनिशियलाइज होगी, तो अगर ये ट्रू पास होगा तो मैंने उसको फ्रीज रखना है, फॉल्स पास होगा तो मैंने उसको अनफ्रीज कर देना है। ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो लेयर है तो ये तो एनी केस फाइन ट्यून होगी क्योंकि मैंने ऐड की है। इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो मेरे कंट्रोल में है, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक की, कि मैं करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता। तो आई कैन, इफ ये जो भी मेथड या इफ स्टेटमेंट है, दैट जस्ट रेड मी ऑफ द ट्रबल, कि अगर मैंने फाइन ट्यून करना है तो मैं आके कोड में चेंज करूं, तो मैंने इसको पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इस मेथड को जब मैं इस क्लास को इनिशियलाइज करूंगा और मैं कहूंगा फ्रीज फॉल्स, इसका मतलब है कि जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तो ट्रांसफॉर्मर भी पूरा का पूरा फाइन ट्यून होगा अलॉन्ग विद माई फुली कनेक्टेड लेयर। मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक फ्रीज हो जाएगा, बैक प्रोपगेशन उसके वेट्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ फुली कनेक्टेड लेयर अपडेट हो रही होगी, राइट। So over here we are setting the parameters that are there in the transformer, right। उन पैरामीटर को हम, ग्रेडियंट को हम फॉल्स कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उन पैरामीटर्स की अपडेट को फॉल्स कर दिया है अगर फ्रीज ट्रू है तो। अगर फ्रीज फॉल्स होगा तो ये वाली पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो होल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक विल बी फाइन ट्यून्ड देन, राइट। उसके बाद हम अपना फॉरवर्ड पास डिफाइन करेंगे। तो फॉरवर्ड पास डिफाइन करने के लिए वी जस्ट नीड टू सी कि हमने आउटपुट क्या जनरेट करनी है। तो फॉरवर्ड पास को हमारे आईडीज पास होंगी जो इनपुट है हमारी, जिनको अभी हमने ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट के अंदर नंबर्स में कन्वर्ट किया है, राइट। यहां से वो आउटपुट जनरेट करेंगे। तो हमारी आउटपुट जो है वो सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्मर, उसको आईडीज पास हो रही हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू जनरेट द हिडन स्टेट। तो जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक है वो जब आउटपुट बर्ट एनकोडर जब ट्रेन हुआ था, इट वाज ट्रेन टू प्रिडिक्ट द मास्क टोकन्स। तो उसकी आउटपुट के अंदर एक्चुअली जो फाइनल लेयर है दैट इज अ सॉफ्टमैक्स लेयर, जो ओरिजिनल बर्ट का मॉडल है। हमें वो सॉफ्टमैक्स लेयर नहीं चाहिए। जब हमने डाउनलोड किया है तो वो सॉफ्टमैक्स लेयर साथ ही आ गई है इस आर्किटेक्चर के। हमें उसकी लास्ट हिडन स्टेट चाहिए सॉफ्टमैक्स से पहले पहले। सॉफ्टमैक्स तो फाइनल प्रिडिक्शन के लिए यूज हुआ है, राइट। तो बर्ड को ट्रेन इस तरह से किया जाता है, जो कि एनकोडर ब्लॉक है। जब बर्ड को ट्रेन किया गया तो उसमें किया यह जाता है कि फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिया जाता है, उसके अंदर से बीच में से एक वर्ड को मास्क कर देते हैं और बर्ड को कहते हैं कि ये बीच वाला वर्ड प्रेडिक्ट करो। उसका ऑब्जेक्टिव बर्ड का इज नॉट टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रिडिक्ट द मिसिंग वर्ड इन देयर, जो मास्क वर्ड है। तो हम करते क्या है कि हम पूरा विकिपीडिया का टेक्स्ट उठाते हैं, रैंडमली उसमें से हर जुमले में एक एक दो दो अल्फाज को मास्क कर देते हैं, राइट। विद द हाई प्रोबेबिलिटी के ये जो हमने पूरे विकिपीडिया टेक्स्ट में रैंडम मास्किंग की है, इससे पूरी वोकैबुलरी मास्क हो गई है वन वे और दिया। किसी एक जुमले में एक वर्ड, किसी दूसरे में दूसरा, किसी चौथे में तीसरा वर्ड, एंड सो ऑन। तो इनवेरियबली पूरी की पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी पूरे विकिपीडिया के किसी ना किसी वर्ड में मास्क हो चुकी है। और जब हम वर्ड को कहते हैं कि मिसिंग वर्ड प्रिडिक्ट करो, तो वो कंटेक्चुअली लर्न कर लेता है कि इस मिसिंग वर्ड की एम्बेडिंग क्या है, वो उसकी हिडन लेयर की बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने वर्ड टू वेक में देखा कि हम सेंटर वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं तो बीच वाला जो वेट मैट्रिक्स है वो हमारा एम्बेडिंग्स बन जाती हैं। तो बर्ड में हम जो मिसिंग वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं तो हमारी जो हिडन डायमेंशन है बीच में जो वेट मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, जो मेरी हिडन डायमेंशन बन रही है, राइट, दैट बिकम्स माय रिप्रेजेंटेशन। तो मैं उस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके क्लासिफिकेशन उसके ऊपर जनरेट कर दूंगा, राइट। ये बात क्लियर है। तो यहां पे हम इस लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट हिडन स्टेट दे दो, आई डोंट नीड दी आउटपुट लेयर, मुझे सॉफ्ट मैक्स नहीं चाहिए, मैंने मास्क इनपुट को नहीं प्रिडिक्ट करना, मैंने इस हिडन स्टेट से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन उठानी है जो आपने लर्न की हुई है, और उन रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन करानी है कि ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आई जस्ट पिक द लास्ट हिडन स्टेट, राइट। उससे मैं अपने अटेंशन स्कोर निकाल लूंगा। So we are going to get the classification layer, and then based on that classification layer हम fully connected layer से उसे गुजार के
प्रिडिक्शन करेंगे, राइट? तो यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक में ये किया है कि हमने मॉडल से कहा है कि आई डोंट नीड द लास्ट सॉफ्टमैक्स लेयर, आई जस्ट नीड द हिडन लेयर। उस हिडन लेयर में से मैं उन तमाम आउटपुट्स को फुली कनेक्टेड लेयर से पास करा के प्रिडिक्शन कराना चाह रहा हूं, राइट? तो यहां पे हम फॉरवर्ड पास के अंदर सिंपल प्रिडिक्शन करा रहे हैं थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन, राइट? दिस इज द होल ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो लेट्स सी, अगर कोई टाइपो नहीं हुआ तो इट शुड वर्क, टाइपो हुआ भी हुआ तो ये वर्क करेगा। So just to be on the safe side, so over here we have defined our new transformer block जो कि updated है, right, based on the new classification task। तो आप इसको किसी भी task के लिए update कर सकते हैं। You can use a pre-trained BERT to perform classification task on sentiments, on tweets, on whatever method or whatever data set you have in your use case। So based on this, we are now going to define our output dimension। तो हमारी जो output dimension है, उसको बजाय इसके कि हम खुद से 0 या 1 सेट करें, हम उसको भी डायनामिक कर देते हैं ताकि डेटा सेट किसी भी तरह का आ जाए, हम वो आउटपुट डायमेंशन को कंप्लाई कर सकें। तो यहां पे हम आउटपुट डायमेंशन को फेच कर लेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा से। जो भी हमने ट्रेनिंग डेटा सेट डाउनलोड किया था, उसमें जो लेबल्स थे, तो हम उन लेबल्स की जो डायमेंशन है वो उठा लेंगे, और जो जितने यूनिक लेबल्स हैं, दोज आर द डायमेंशन ऑफ माई आउटपुट, राइट? अगर यूनिक लेबल जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल है, तो आउटपुट डायमेंशन 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट? तो हमने आउटपुट डायमेंशन को मैप करा दिया जितने भी लेबल्स मौजूद हैं। तो यहां से हमने यूनिक लेबल्स उठा लिए, एंड देन वी डिफाइन फ्रीज। यू कैन डिफाइन इट ट्रू और फॉल्स। यहां पे हम फॉल्स कर देते हैं कि साथ ही ट्रेन कर दो, और यहां से हम अपना मॉडल जो है वो इनिशियलाइज कर देते हैं। So we are going to call the class that we just created, और उस क्लास को हमने अपना वही ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट डायमेंशन और फ्रीज पास कर दिया, राइट? ये ट्रांसफॉर्मर कहां से आया? ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो यहां से आया है, जो मैंने डाउनलोड किया था, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, राइट? तो अब मैं प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर अपनी इस क्लास को पास कर रहा हूं, आउटपुट डायमेंशन पास कर रहा हूं और फ्रीज पास कर रहा हूं। So if I run this code, so this should now initialize my model, which is now ready for training, right? You can count the number of parameters if you want to, कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, अब आपके इस मॉडल के अंदर कितने लर्नेबल पैरामीटर्स हैं। So you can count like this. So there are around 109 million trainable parameters in this स्मॉल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो बहुत छोटा सा ये 109 मिलियन का मॉडल है कंपेयर टू अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो BERT इज अ वेरी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, इट डजंट फॉल इन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेस। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज कि अब हम अपनी हाइपर पैरामीटर डिफाइन करेंगे, और उन हाइपर पैरामीटर्स के अंदर हम अपना लर्निंग रेट डिफाइन करेंगे। तो वी डिफाइन आवर लर्निंग रेट विच वी सेट एज 0.00001, और हम अपना ऑप्टिमाइजर डिफाइन करेंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू यूज एडम ऑप्टिमाइजर, और उसको लर्निंग रेट से इनिशियलाइज करेंगे। सो वी डिफाइन आवर ऑप्टिमाइजर एंड वी डिफाइन आवर लॉस फंक्शन। तो हम अपना क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे विच इज क्रॉस एंट्रोपी लॉस। उसके बाद क्रॉस एंट्रोपी लॉस डिफाइन करने के बाद हम डिफाइन करेंगे, वी कैन मैप द डिवाइस इफ यू वांट टू, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू चेक कि आप कौन सी डिवाइस के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं, CPU है या GPU है, ताकि आपके कोड को बार बार पूछना ना पड़े कि मेरे पास GPU है या नहीं है। ऑल्दो इफ यू डोंट डू एनीथिंग, तब भी ये कोड रन करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने GPU यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। So once we are done with everything, we need to do what next? मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो सब कुछ करने के बाद और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या करना है? I need to do what?
मॉडल सारा कन्फिगर हो गया, सारे पैरामीटर सेट हो गए और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इससे पहले एक काम करना है, मैंने जीपीयू पे शिफ्ट करना है। सो आई नीड टू सेंड एवरीथिंग टू द जीपीयू। सो आई एम गोइंग टू सेंड दिस मॉडल टू द डिवाइस दैट आई हैव। तो वो अगर जीपीयू होगी तो जीपीयू पे चला जाएगा, वो सीपीयू होगा तो सीपीयू पे शिफ्ट हो जाएगा, व्हाटएवर दैट इज, राइट। एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विद माय लॉस, जो मेरा क्राइटेरिया है, राइट। तो क्राइटेरियन के साथ और मॉडल के साथ आई एम गोइंग टू शिफ्ट देम टू द जीपीयू। So once we are done with this, now we can start doing the training. तो ट्रेनिंग से पहले हमने सिंपल ये करना है कि हमने अपने इनपुट को बैचेस में कन्वर्ट करना है, ताकि वो बैच में फीड हो जाएं और बैच के अंदर ही प्रोसेसिंग हो सके। तो हम एक बैच डेफिनेशन का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पुश दिस इन द ग्रुप, यू कैन यूज द कोड फ्रॉम देयर। सो दिस कोड इज गोइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू द बैचेस। जब हम इसको बैच की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये मुझे ट्रेनिंग डेटा बैच आईडीज रिटर्न कर देगा ट्रेनिंग डेटा सेट की। इस बैचिंग के फंक्शन को इस्तेमाल करके मैं अपने ट्रेन लोडर डिफाइन कर सकता हूं। तो इफ आई डिफाइन बैच साइज एज 8, तो अगर मैं 8 का बैच साइज रखता हूं तो मैं उस फंक्शन को इस्तेमाल करके कोरिलेशन कर सकता हूं। जस्ट टू shorten the time, let me send this code to you so that we reach to the exact task that we are doing. तो इस कोड के अंदर हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने ट्रेन और वैलिडेशन लोडर डिफाइन कर रहे हैं, विच वी आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग साइकिल। Pad index, oh, okay. I just need to define the pad index. I think I missed it. तो पैडिंग जो है वो हम करते हैं टू स्टैंडर्डाइज द सीक्वेंस। तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि अगर आपकी सीक्वेंस लेंथ, ऑल्दो ट्रांसफार्मर को फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 इनपुट दें या 10 इनपुट दें, बट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इनपुट्स को स्टैंडर्डाइज जरूर कर दें। तो यू नीड टू डिफाइन अ पैडिंग टोकन। जो हमने टोकनाइजर डाउनलोड किया है उसके अंदर ऑलरेडी पैडिंग टोकन आईडी डिफाइंड है, दैट इज द 0th एलिमेंट ऑफ दैट टोकनाइजर इज द पैडिंग इंडेक्स। वो 0 की आईडी उसको मिली होती है हमेशा से, जनरली इन ऑल द टोकनाइजर द 0th एलिमेंट वुड बी द पैडिंग टोकन, जो कि नल होगा, 0000 ऐड कर देते हैं। तो हमने सिंपल वो पैड इंडेक्स डिफाइन नहीं किया था फ्रॉम द टोकनाइजर। तो वंस वी आर डन विद दैट, so we can now, we have defined 2 data loaders, one for training and one for validation. तो इन डेटा लोडर्स को हम इस्तेमाल करके अपना ट्रेनिंग का जो कोड है, ट्रेनिंग का जो लूप है, वो डिफाइन करना शुरू कर देंगे। तो योर ट्रेनिंग लूप वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये कर रहे हैं कि मॉडल, ये हमारा मेथड है जिसकी इनपुट इज डेटा लोडर। मॉडल जो हमने ऊपर डिफाइन किया, क्राइटेरिया जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ऑप्टिमाइजर जो हमने ऊपर डिफाइन किया, डिवाइस जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो वी हैव मॉडल शिफ्टेड टू ट्रेनिंग मोड ताकि बैक प्रोपगेशन हो। यहां पे हम सिंपल बैच गेट कर रहे हैं अपने डेटा लोडर से, राइट। दिस लाइन इज ओनली अ लूप गेटिंग बैचेस फ्रॉम आवर डेटा लोडर। नीचे हम उनकी आईडीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको डिवाइस पे सेंड कर रहे हैं। तो हम उनको जीपीयू पे लोड कर रहे हैं, तो हर डेटा भी हमने जीपीयू पे साथ साथ लोड करना है। यहाँ पे हमने उसके लेबल्स को जीपीयू पे लोड किया, यहाँ पे हमने उसकी प्रिडिक्शन जनरेट की, यहाँ पे हमने लॉस कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की। यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजर को रीसेट किया, बैकवर्ड कैलकुलेशन की, ऑप्टिमाइजर को नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया, लॉसेस को अपेंड किया और एक्यूरेसी को अपेंड कर दी। तो ये पूरा पूरा हमारा एक फॉरवर्ड पास हो रहा है फॉर वन बैच, राइट। तो इस पूरे फॉरवर्ड पास के दौरान बैच को मूव किया और लेबल समेत जीपीयू पे, मॉडल को रन किया, एक्यूरेसी कैलकुलेट की, बैक प्रोपेगेट किया, वेट को अपडेट किया, लॉग किया ट्रेनिंग लॉस को, लॉग किया एक्यूरेसी को, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद वन आइटरेशन। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड आइटरेशन फॉर एनी डीप लर्निंग मॉडल, राइट। तो इसमें कोई इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है दैट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। लेट मी सी, हमने
शायद एक मेथड फाइंड नहीं किया। तो लेट्स रन दिस, इफ सी इट वर्क्स, तो यस इट वर्क्स। तो हमारे पास अभी जो ट्रेनिंग का लूप है, ट्रेनिंग का मेथड है, वो हमने डिफाइन कर दिया है, जो कि बैच वाइज अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा, राइट। इसी तरह से जिस तरह से हमने ट्रेनिंग का कोड डिफाइन किया है, इसी तरह से हम अपना इवैल्यूएशन का कोड भी डिफाइन कर देंगे। इवैल्यूएशन कोड और ट्रेनिंग का कोड मोर और लेस सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट टू थिंग्स। वी डोंट वी शिफ्ट द मॉडल टू इवैल मोड ताकि बैक प्रोपगेशन ना हो, एंड वी डू नॉट अपडेट द लॉस। हम ऑप्टिमाइजर को इन्वोक नहीं करते कि वो हमारे वेट्स को अपडेट करे। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको नजर आ रहा है लॉस डॉट बैकवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, ठीक है। जब आप मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो लॉस डॉट बैकवर्ड नहीं होगा, इवैल्यूएशन ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप नहीं होगा। ये दोनों स्टेप नहीं होंगे क्योंकि हमने वेट्स अपडेट नहीं करने, हम सिंपल देखना चाह रहे हैं कि मॉडल ने कितना लर्न किया, राइट। तो ये जो हमारे दोनों मेथड हैं, दीज आर जस्ट वन फॉर ट्रेनिंग एंड वन फॉर इवैल्यूएशन। तो वंस वी आर डन विद दैट, हम अपना एक गेट एक्यूरेसी का फंक्शन वहां पे यूज कर रहे थे, यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो ये फंक्शन कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वी नीड टू डिफाइन दैट फंक्शन। ये एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करेगी कि मैंने प्रिडिक्ट क्या किया है और प्रिडिक्ट क्या होना चाहिए था। तो हमने लेबल्स 8 का बैच किया था, 8 में से उसने 6 सही प्रिडिक्ट किए, 2 गलत प्रिडिक्ट किए। तो आई नीड टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस बैच, राइट। तो हमारा जो एक मेथड है, वी नीड टू डिफाइन दैट विच विल कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द होल बैच। तो ये जो मेथड है आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिंपल बैच साइज की मैं एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इस एक्यूरेसी को मैं लॉग करता जाऊंगा फॉर द होल बैच, राइट। मेक सेंस? सो फार सो गुड। कोई सवाल? तो इन दी एंड हमने सिंपल अपना एक लूप डिफाइन करना है विच इज गोइंग टू रन द होल ट्रेनिंग। तो यहां पे इसका जो ये जो पूरा का पूरा कोड है एग्जैक्टली द सेम जो हमने सीक्वेंस टू सीक्वेंस आरएनएन के लिए किया था, या हमने जो सीएनएन के लिए किया था। नो डिफरेंस इन दैट। इट ऑल स्टार्ट्स विद कि आपने कितने एपॉक के लिए रन करना है, बेस्ट वैलिडेशन लॉस आपने सेव करना है, ट्रेनिंग लॉस, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी के अरेज को आपने इनिशियलाइज कर दिया नल से, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के दौरान वो पुश होंगे। एंड देन यू स्टार्ट द ट्रेनिंग फॉर ऑल द लॉसेस, ऑल द एपॉक्स। तो ये आपका जो पहला एपॉक है, इसके अंदर हम पहले ट्रेनिंग वाला मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे बैचेस पे एक दफा रन हो जाएगा फॉर वन एपॉक। फिर ये इवेलुएट करेगा फॉर द होल एपॉक, और उसके बाद ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस को सेव कर देगा उन अरेज के अंदर, राइट। इसी तरह से वो इन लॉसेस के मीन कैलकुलेट कर लेगा। तो आपने ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस के मीन्स कैलकुलेट कर लिए कि इस एपॉक का उसका मीन क्या बनता है, राइट। और उसके बाद आप अगर तो ये लॉस फॉर दिस एपॉक वाज बेटर देन द लॉस ऑफ द प्रीवियस एपॉक, तो चेक पॉइंट सेव कर दो, राइट। तो हम बेस्ट चेक पॉइंट रिटेन रखते हैं। दिस अगेन अ गुड प्रैक्टिस कि जब आप फॉर एग्जांपल 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आप हर इपॉक के बाद चेक पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने 10वें इपॉक का चेक पॉइंट सेव रखा हुआ है, बाकी आप सेव नहीं रखते थे, और बेस्ट रिजल्ट जो था वो 7वें चेक पॉइंट का था। So you should not actually retain the 10th checkpoint. You should have retained the 7th checkpoint. तो हम सिर्फ वही चेक पॉइंट सेव करते हैं जो बेस्ट है, दूसरा चेक पॉइंट हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये वाला ट्रेनिंग लूप एपॉक का पहली दफा रन होगा तो पिछला कोई लॉस बेहतर नहीं है, तो पहले एपॉक का चेक पॉइंट सेव हो जाएगा। जब नेक्स्ट एपॉक रन होगा, चेक पॉइंट बेहतर हुआ है, तो ये नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, पिछला डिलीट हो जाएगा। फिर आप करते करते छठे पे पहुंचेंगे, और छठे का वैलिडेशन लॉस कम है कंपेयर टू द फिफ्थ, सॉरी ज्यादा है कंपेयर टू द फिफ्थ इपॉक, तो अब ये चेक पॉइंट ओवरराइट नहीं होगा, एंड वी विल मूव टू द सेवंथ इपॉक विदाउट ओवरराइटिंग द बेस्ट चेक पॉइंट ऑफ फिफ्थ इपॉक, राइट। देन देयर आर सम अदर गुड टेक्निक्स एज वेल, जिसका नाम है अर्ली स्टॉपिंग। तो आप अर्ली स्टॉपिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल
मैंने 15 इपॉक के लिए ट्रेनिंग चलाई और अर्ली स्टॉपिंग का ये होता है कि अगर मैं इसको 3 सेट कर दूं तो अगर 3 कंसेक्यूटिव इपॉक्स तक वैलिडेशन लॉस नीचे नहीं जा रहा तो मॉडल विल स्टॉप ट्रेनिंग। आपने रन की ट्रेनिंग फॉर 20 इपॉक्स और 3 कंसेक्यूटिव इपॉक 10वां 11वां 12वां इपॉक में कोई लॉस में चेंज नहीं आया तो you can stop training. You are just wasting resources. Your model is not learning anything, right? You have reached the best local minima पे आप पहुंच चुके हैं और इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो नो फन एंड वेस्टिंग द रिसोर्सेज, बिजली जाया करने की जरूरत नहीं है। बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, और रहम करें गूगल के ऊपर, उसके जीपीयू को तेल ना दें। तो स्टॉप दैट ट्रेनिंग एट दैट टाइम। अर्ली स्टॉपिंग को जरूर इस्तेमाल करें। बहरहाल हम इधर सिर्फ 3 इपॉक्स के लिए रन कर रहे हैं तो गूगल को इतना मसला नहीं होगा, हम रन कर सकते हैं, ना परेशान हो। बहरहाल नेक्स्ट के लिए आप जरूर इसको सामने रखें। So you can use this training code. So if we have run over here, let's see, it should start training. So it has started the iterations now. So हर epoch में ये around 2344 iterations करेगा और लॉस को ट्रैक करता जाएगा और मॉडल को ट्रेन करता जाएगा, right? So this whole training would actually take half an hour. ये आधे घंटे में ये तीनों epochs रन होंगे, right? So we can stop the training over here. Let's stop it. I have shared the checkpoint of the model already trained with you in the group. वो ड्राइव का लिंक है जिसमें कि इस मॉडल का प्री ट्रेन्ड चेक पॉइंट पड़ा हुआ है, द सेम एग्जैक्ट मॉडल। So you can download that checkpoint and then you can run that model from there onwards. So Adil, आप उसको community में भी डाल देना। So we can check that model, how that model is performing by loading it from the drive. So यहाँ पे let me see over here. So I haven't loaded the drive. Let me. So I can connect my Google Drive. मैंने इस checkpoint को अपनी drive में सेव रखा हुआ है. Let me load that up. So I'm going to load this checkpoint from my drive. You can use the same line of command. ये आपसे मैं notebook share कर लूँगा. So you can run this at home by loading this checkpoint from the drive link. तो यहाँ पे हमने उस checkpoint को load कर लिया. तो जब ये epoch अगर आप भी run करेंगे, तो once you run this epoch, जब आप ट्रेनिंग रन करेंगे तो आपकी यहाँ पे आपकी गूगल ड्राइव में तो नहीं जाएगा, आपकी लोकल स्टोरेज पे यहाँ पे transformer.pt की एक फाइल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, राइट? जो हमने ऊपर पाथ मेंशन किया कि इस नाम से चेक पॉइंट सेव कर लो ओवर हियर। तो यहाँ पे आप जो नाम देंगे उस नाम का चेक पॉइंट सेव हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल torch.save की जब कमांड कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस नाम से फाइल सेव होनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो जब एक इपॉक रन होगा तो पहली फाइल सेव होगी, सेकंड इपॉक में लॉस अगर कम हुआ है तो दूसरी फाइल ओवरराइड हो जाएगी। तो हमारे पास हमेशा से जब मॉडल की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो यू विल हैव सिंगल transformer.pt चेक पॉइंट की फाइल आपके पास आ जाएगी। तो हम उसी चेक पॉइंट की फाइल को मैंने अपनी ड्राइव से लोड कर लिया है। तो वी कैन यूज दिस चेक पॉइंट टू टेस्ट आवर मॉडल। तो मॉडल की टेस्टिंग के लिए वी जस्ट नीड टू डिफाइन अ प्रेडिक्शन फंक्शन जो सिंपल उसी तरह से हमारी इनपुट को टोकनाइज करेगा जैसे कि हमने ट्रेनिंग डेटा सेट को टोकनाइज किया है, ताकि हम इनपुट मॉडल को फीड कर सकें। तो यहाँ पे हम वही टोकनाइजर कॉल कर रहे हैं सिंपल, और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिव टोकन्स के अंदर। And if I run this small piece of code to test the model, so let's see if it works or not. नहीं वर्क किया तो कुछ और कर लेंगे, बट so it is now classifying. The sentence is the film is terrible. So with 97.9% accuracy, it is predicting label 0. That is negative review, right? And again, if we have another sentence that is, बल्कि यहीं पे रन कर लेते हैं। So movie is great. So with 97% accuracy, it is predicting that movie is positive. This review is positive.
एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो चेक पॉइंट मैंने लोड किया ये सिंगल एपॉक के बाद है, तो आई स्टॉप द ट्रेनिंग आफ्टर फर्स्ट एपॉक, so this is just the output of first epoch only. So you can see that the performance or the training cycle, why this happened is because कि हमने पहली बात ये कि इस केस में ट्रांसफॉर्मर को स्क्रैच से ट्रेन नहीं किया, तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि हमने एक प्री ट्रेन्ड बर्ट एनकोडर को लोड किया और उसको फाइन ट्यून किया है। अगर मैं प्री ट्रेनिंग ना करता, प्री ट्रेन्ड वेट्स ना लोड करता, राइट, और इस ट्रांसफॉर्मर को बर्ट के सिर्फ मॉडल को उठा के ट्यून करने की कोशिश करता, तो शायद ये एक इपॉक में इतनी एक्यूरेसी ना लेके आता। आई माइट हैव टू ट्रेन फॉर टेंस और ट्वेंटीज ऑफ एपॉक्स, और शायद इतना डेटा सेट भी काफी ना होता उस मॉडल को ट्रेन करने की। तो शायद 170 मिलियन पैरामीटर्स के लिए जो मैंने डेटा सेट लोड किया, जिसमें 25-30 हजार के करीब टोटल रिव्यूज हैं, ये वही डेटा सेट है IMDb का जो हमने पहली नोटबुक में यूज किया था, 25,000 रिव्यूज हैं। तो शायद 25,000 रिव्यूज 170 मिलियन मॉडल के लिए काफी ही ना होते उसको ट्रेन करने के लिए। तो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपको लाजमी नहीं कि हर चीज जीरो से ट्रेन करनी है। आपने क्लासिफिकेशन करनी है, एनकोडर उठाएं विच इज प्री ट्रेन्ड टू जनरेट रिप्रेजेंटेशन, अपनी लेयर ऐड करें क्लासिफिकेशन की ऑन टॉप ऑफ दैट एंड फाइन ट्यून इट, राइट। तो मॉडल विल लर्न फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। उसने इंग्लिश सीख ली है, वहां से आगे वो क्लासिफिकेशन लर्न कर लेगा। So you can make a very good classification model by just fine tuning in half an hour. वो आपके रिव्यूज आपके कस्टम डेटा सेट के ऊपर फाइन ट्यून हो जाएगा। तो आपको हमेशा चैट जीपीटी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से एनएलपी के टास्क आप बहुत ही छोटे से मॉडल से बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मॉडल जब फाइन ट्यून हो जाएगा, आप इवन सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। इट वुड वर्क। 170 मिलियन पैरामीटर कुछ भी नहीं है। they should be able to, you should be able to run it on a CPU machine as well, right? ये बात clear so far? So we can see that with very small, अगर आप इस पूरे कोड को फ्लैट करें, यहाँ तो बहुत सारे कोड जो है ना वो लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, तो इट्स नॉट मोर देन लाइक 30-40 लाइंस ऑफ कोड, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा मॉडल फाइन ट्यून हो रहा है। बाकी ऊपर नीचे सारा का सारा डेटा लोडर शोडर है। मॉडल की ट्रेनिंग का कोड कुछ 30-40-50 लाइनों से ज्यादा का नहीं है। So you can very easily just fine tune a small transformer block using this type of small pipeline. तो ये नोटबुक में आपसे शेयर कर लूंगा। Just some final words before we break off. So I told you that we used only the encoder block over here for our this classification task. Tomorrow we are going to start studying large language models. Large language models are just the decoder block of the transformer. They don't need to encode information. They are just next word predictors, right? जब हम ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स बनाते हैं तो लाजमी नहीं कि हमने एक ही एनकोडर ब्लॉक रखना है और एक ही डिकोडर ब्लॉक रखना है। तो फॉर एग्जांपल जो BERT हमने अभी डाउनलोड किया था मॉडल, it has around 3 to 6, I believe it has 6 encoder blocks stack on top of each other. तो हमारे पास एक एनकोडर ब्लॉक है, हम उसके ऊपर दूसरा एनकोडर ब्लॉक, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा। वी कैन हैव अ स्टैक ऑफ 3 or 6 or 9 एनकोडर ब्लॉक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक एनकोडर ब्लॉक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है, राइट। एंड वी डू दिस थिंग जस्ट टू मेक आवर मॉडल डीप। हम मॉडल को बड़ा कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी मॉडल की लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाए, राइट। तो दिस वी आर गोइंग टू टॉक टुमारो। तो जिस तरह से हम एनकोडर को मल्टीपल स्टैक कर सकते हैं, उसी तरह से हम डिकोडर भी मल्टीपल स्टैक कर सकते हैं। तो जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी में, आई थिंक देयर आर अराउंड 12 डिकोडर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट। तो एक डिकोडर की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है, और हम फाइनल डिकोडर से आउटपुट सॉफ्टमैक्स लगा के आउटपुट जनरेट कर देते हैं। तो वी गेट द फाइनल आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। तो वी टेक अ ब्रेक ऑफ फ्रॉम टुडे। तो कल जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ हाउ डिकोडर वर्क्स, and then why LLMs do what they do, and then we are going to fine tune a small language model in Google Colab with 12 GB GPU, right? तो हम ये कल फाइन ट्यूनिंग की एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।